मुस्कुराई जिंदगी आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएमएम टीवी एचडी की खुसूसी रमज़ान नशरियात के साथ रब की नेमत है रमज़ान, आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी नशरियात को पसंद करने का। हमें इसी अंदाज़ में पज़ीराई बख्शते रहिए और अपने व्यूज़ के ज़रिए, अपने कमेंट के ज़रिए, अपने लाइक के ज़रिए और अपने शेयर के ज़रिए हमें इसी तरह से तक़वियत पहुँचाइए ताकि हमारा पैगाम घर घर पहुँच सके। हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने हमारे जिन करम फरमाओं ने, जिन स्पॉन्सर्स ने ताउन किया है, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर हैं अल जदीद प्रॉपर्टीज़, माइक्रोटेक इनकॉर्पोरेशन, लीडिंग आईटी कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, सेंट्रिक टावर बाय पाक एशिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, गोबीज पेंट, नारा ग्रुप ऑफ कंपनीज और रूमी ग्रुप। ये हैं हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स। हमारे को पावर स्पॉन्सर में स्काई स्क्रैपर बाय हुनानी बिल्डर्स, डाक्स प्रॉपर्टीज़ और डाइनर्स हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर हैं और हमारे मलबूसात में हमारे साथ ताउन करते हैं जी परदेसी जमाल परदेसी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं एक खुश अलहान नात के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र वल्अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ की जाबाना आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं। ऐ जलवाए जाना ना बेखुद किए देते हैं। दुनिया में मुझे अपना जब तुमने बनाया है, दुनिया में मुझे
अपना जब तुमने बनाया है महशर में भी कह देना महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना दिल में तुझे रख लूं है जलवाए जाना ना बस इतना करम करना चश्मे करीमा ना बस इतना करम करना चश्मे करीमा ना जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना दिल में तुझे रख लूं है जलवाए जाना ना दिल में तुझे रख लूं पीने को तो पी लूंगा पर जरा सी है पीने को तो पी लूंगा जरा सी है अजमेर का साकी हो अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना दिल में तुझे रख लूं है जलवाए जाना ना दुनिया में मुझे अपना जब तुमने बनाया है दुनिया में मुझे अपना जब तुमने बनाया है महशर में भी कह देना महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना दिल में तुझे रख लूं है जलवाए जाना ना बेखुद ये देते हैं अंदाज़ ही जाबाना दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जाना ना दिल में तुझे रख
फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान। रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call खुशामदीद नाज़रीन एक बार फिर। और ईमान अफरोज़ नात के बाद अब हम आगाज़ करने वाले हैं हमारे उस सेगमेंट का जिसमें हम मुलाकात करते हैं, मैंने कहा कि उन गौहर नायाब से जिन्होंने कम्युनिटी, सोसाइटी और किसी भी शोबे में अपने आप को पेश किया इंसानी खिदमत के लिए, ख्वाह वो स्पोर्ट्स का शोबा हो, ख्वाह वो फ़नून लतीफ़ा का शोबा हो, ख्वाह वो समाजी खिदमत का शोबा हो। तो आज हमारे साथ एक ऐसा ही नौजवान जिसने अपनी ज़िंदगी को कोशिश की है, वो कि इंसान की ज़िंदगी बड़ी लंबी है, लेकिन कोशिश की कि इसका एक अहम तरीन हिस्सा जो है वो इंसानी खिदमत की तरफ लगाया जाए। अपनी जमात के जैतून मेमन एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं माइक्रो फाइनेंस कमेटी, जो इंतहाई अहम तरीन शोबा है रोज़गार फराहम करने के लिए उन लोगों के लिए, और बड़े कारहाय नुमाया, बड़े यूनिक किस्म का काम किया है इन्होंने अपनी जमात में नौजवानों और बच्चे और बच्चियों के लिए, और बहुत कुछ अज़्म रखते हैं कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए अपनी जानिब से, अपने तजर्बे की बुनियाद पर। यकीनी तौर पर इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी बात होगी, इनकी अपब्रिंगिंग की बात होगी और वो क्या करना चाहते हैं, किस अंदाज में करना चाहते हैं, ये सारी बातें हम करने वाले हैं जनाब उमैर अबू बकर गानीवाला साहब से। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई। उमैर, बहुत शुक्रिया आज के इस नौजवानों के सेगमेंट के लिए, रोल मॉडल बनने के लिए। यहाँ हमारी कोशिश उन नौजवानों की जो किसी न किसी शोबे में कोशिश करते हैं कि हमारी मेमन बरादरी से हट कर सोसाइटी के लिए, सोसाइटी से हट कर वतन अजीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। उमैर, मेमन कम्युनिटी के तो मैं कहता हूँ नस नस के अंदर दौड़ने वाला खून जो है वो समाजी खिदमत से भरा होता है। कोई इसको कम्युनिटी की सतह पर, कोई बरादरी की सतह पर, कोई जमात की सतह पर, कोई फेडरेशन की सतह पर, वर्ल्ड मेमन की सतह पर, और फिर कोई मुल्क की सतह पर और सरकारी सतह पर भी ये काम कर रहा होता है। आपकी ये कोशिश का आगाज़ कैसे हुआ, कैसे शौक़ पैदा हुआ आपको कि मैं भी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अपनी ज़ात से कर सकूं?
इसकी शुरुआत इस तरह हुई कि मैं अक्सर दिखता था, जमात से फ़ोन आता था कि भाई ज़कात की मुझे कुछ इस्लानिस आता था, दूसरे इदारों से भी आता था। मैं कहता था आप लोग ज़कात दे रहे हैं तो उनसे आप ये क्यों नहीं पूछते कि वो काम क्या करना चाहते हैं या काम क्या कर रहे हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या आता है वो। तो ये बस मेरा अज़म था कि जब मैं जमात ज्वाइन करूँगा तो सबसे पहले इसी शोबे में आऊँगा और इसी बारे में बात। क्या बात है। तो मैंने आसिफ भाई की लीडरशिप में, आसिफ भाई से मुराद, क्यों हम सबके भाई हैं, लेकिन आसिफ मजीद पानावाला साहब की बात हो रही है। बात हो रही है, उनसे जब मैंने जिक्र किया तो उनको ये बहुत अच्छी लगी बात। उन्होंने बोले काम करो, तुम कमेटी ज्वाइन कर लो, मैनेजिंग कमेटी में आ जाओ, वही को फाइनेंस में ही आ जाओ। तो उन्होंने मुझे मौका दिया और ये मौका मिलते ही मैंने मेमन टीवी का ही चैनल यूज़ करके वीडियो स्प्रेड की, फेसबुक पे भी डाली और जहाँ मैं डाल सकता था इस पेज पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद रिज़ल्ट भी आया। काफ़ी बच्चे बच्चियाँ औरतें मर्द आए जमात में जो काम करना चाहते थे, जिनके पास फंड्स नहीं था। बेसिक मसला क्या होता है कि कुछ लोग काम करना चाहते हैं, उनके पास फंड्स नहीं होता है। सही बात। और ज़्यादातर इदारे यही कर रहे होते हैं कि आप अपना मसला बताओ, भाई 15-20 हज़ार पकड़ा दिए, 50 हज़ार पकड़ा दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाख कर दिए, और वो फिर खा पी जाते हैं, फिर चक्कर क्लोज, फिर वही बंदा वहीं खड़ा होता है। मेरी आसिफ भाई से जो बात हुई तो आसिफ भाई का भी यही विजन था तो कि हम लोगों को उनकी पाँव पे खड़ा कर दे, वही मछली पकड़ना सिखा दे। यानी कि बार बार वो एक ही चीज़ कंटिन्यू तीसरी नस्ल तक ये चलता आ रहा है। पहले वो लेते थे, फिर इनके माँ बाप, फिर ये हाँ ये आ रहा है, ये रुक नहीं रहा है कि कब इसको इस लाइन से निकाला जाए। एक टारगेट था कि इसको यहाँ ब्रेक किया जाए और उनसे ये सवाल किया जाए कि आप करना क्या चाहते हो कि आगे आने वाली नस्ल तो एटलीस्ट कारोबार करे। बिल्कुल सही। तो ये कोशिश लेके चले थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आई जिन पे हमने अमल भी किया, कुछ शॉप्स भी बना कर दी, उनको इन्वेंट्री भी डाल के दी और कुछ लोगों को फंड्स दिए। जैसे कोई काफ़ी तो लेडीज़ भी आई जिनको पार्लर का काम आता था, तो उनका वो चीज़ें अवेलेबल किया। फिर चेक इन बैलेंस भी रख रहे हैं। ये उमर, यहाँ में आपके इतने रोको, ये बड़ा ज़रूरी है। हमारी जमातों में और दीगर जगहों पर ये देखने में आया, उमूमी तासुर है। कई लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक उमूमी तासुर ये भी है कि फॉलोअप नहीं है। आपने दे दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब आप जाने, आपका काम जाने। ये फॉलोअप बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उस तबके के लिए जिनको हिसाब किताब करना भी प्रॉपर नहीं आता, जिनकी अपनी ज़रूरियात भी इतनी है कि सम टाइम वो अपना कैपिटल जो इनको काम के लिए दिया गया था उसको अपनी और ज़रूरियात में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसको चेकअप बैलेंस करने के लिए आपने क्या तरीक़ेकार इजाद किया? कि पहले यही बात आ रही थी कि भाई काफ़ी जमातों में काफ़ी जगह ये चल रहा था कि फंड्स दे रही है जी और उसके बाद आप देंगे वापस और नहीं देंगे, वो फिर फंड्स यूज़ हो जाते हैं इनके पर्सनल यूज़ में और वो चैप्टर क्लोज वापस वही खड़े हो जाते हैं। अब से चंद साल बाद फिर दोबारा उसी लाइन का हिस्सा हो डाली कि अगर आपको ये काम करना है तो आपको सिक्योरिटी को देनी पड़ेगी। पैसे तो उनके पास है नहीं, ऑफ कोर्स, तो कहाँ से सिक्योरिटी देंगे। ऐसे कहा कि आप अपना खुद का अकाउंट खोले, बैंक अकाउंट, और अपने ही आप चेक दें, ताकि एक चीज़ सिक्योरिटी के तौर पे जमात में होगी कि आपने एक चीज़ दी थी हमें पैसों के अगेंस्ट में, कि अल्लाह ना करे अगर कोई वजह से डिफ़ॉल्ट भी हो जाए, बिल्कुल रिकॉर्ड रहेगा कि आपने एक चीज़ ली थी और आप नहीं दे पाए, ताकि आने वाले वक्तों में इसका मिसयूज़ ना हो कि आप आज ले गए, आप इसको मिसयूज़ किया, फिर आपका कोई बेटा या बेटी आते हैं या आप खुद ही आ जाते हैं कि हम क्या करें। मतलब इस तरह नहीं होगा। ये माइक्रो फाइनेंस है, आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। आप हम सपोर्ट ये कर सकते हैं कि आप इसको किस तरह ब्रेक करना चाहते हैं, अमाउंट वो आप बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपने उनसे लाख लिए, 5 लाख लिए, आप बताएं ब्रेक कैसे करना। अपनी शिकायत से नहीं दे दे, ये ग्रेट यार आप आराम से दे दो, लेकिन देने पड़ेंगे। रीज़न ये कि ये जब तक जिम्मेदारी नहीं आएगी ना, जब तक लोगों की मांगने की आदत जाएगी। अच्छा भाई, उमर, ये बड़ी अहम तरीन बात आपने की है कि आपने वापसी का जो तरीक़ाकार है ना, ये आपने उस पे छोड़ दिया कि आप बताइए कि आपने इट मीन्स कि ये एक तरीके से बैंक जैसा मामला हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस पर, और जनरल फंड से ये सारा काम हो रहा है जिसकी हम वापसी के तलबगार भी हैं। अब किन किन शोबों में उमर इस अब तक आप काम कर चुके हैं और आपकी अपनी ख्वाहिश है कि इस प्रोजेक्ट पर या इस तरीक़ाकार पर, इस शोबे के कारोबार पर भी मैं कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ? मैं आपके तबस्सुम के, आपके चैनल के तबस्सुम से बात बताना चाहूँगा कि जो मेरा पीरियड निकला है लास्ट ईयर का, जिनने भी मुझसे लिए हैं, मुझे जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी ज़्यादा माशाल्लाह काम अच्छा हुआ है। अल्लाह ने अपने जो भी किस्तें थी, जो भी इंस्टॉलमेंट थी, जो भी चेक थे, क्लियर करवाए। मैं आपके चैनल के थ्रू ये बताना शुक्रिया अदा करेंगे बिल्कुल कि वो उन्होंने मेरा मान रखा, जयपुर जमात की इज़्ज़त रखी, फंड्स लिए भी और उन्होंने इंस्टॉलमेंट भी दी है। अच्छा, कितना मैं यहाँ पे बहुत ज़रूरी है नाज़रीन कि हमारे यहाँ जमातों में देने का रिवाज तो है,
बदकिस्मती हमने लेने का रिवाज नहीं रखा। एक सर पे जिसे कहते हैं ना तलवार लटकनी चाहिए कि आपने ये एक साफ पैसों में से, जनरल फंड में से कोई चीज़ बैंक की तरह, ये बैंक नहीं है, जमात है, आपकी सहूलत के लिए बैठी है, लेकिन आपने एक जो तरीक़ेकार अपने हाथों से सेट किया है उसको वापस किस तरह से करना है, तो बड़ा अच्छा सिलसिला। यहाँ मैं पूछूंगा कितना % अगर मैं कहूँ कि आपको तवक्कुआत पर ये पूरा उतरा है? मैं कहूँगा कि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि 75% आएंगे, 25% शायद कोई वजह, लेकिन आज की कल मैं जो रिपोर्ट देखे अल्हम्दुलिल्लाह 100%। हाँ 100% चाहता हूँ कि लोग इसी तरह लड़के, ताकि क्या फिर हमारे लिए भी आसानी होगी। हम भी जमात में काम कर रहे हैं, अगर हम ज़रा सा भी डिसअपॉइंट हो गए ना तो हम सब पे फिर ये शक कर सकते हैं, तो परेशान हो सकते हैं कि यार ये क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह जिन को भी पर्स दिया है उनके चेक भी क्लियर हो रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भी आ रही है, और मेरी लेडीज़ को मेरी वाइफ, मेरी अम्मी और ये कज़न भी देखे तो वो फॉलोअप भी लेते भी, क्योंकि ब्यूटिशियन का काम है। मैं तो सही बात है, सही बात है। तो वो समझ रही होती इन चीज़ों को, तो हमने उनको भी लगाया हुआ लेडीज़ को। लेडीज़ के क्या बात है कि भाई अगर मेकअप का कोई किट लेनी है, कोई मैनीक्योर पेडिक्योर की, तो वो खुद परचेज़ करती है, मेरी फैमिली इनको देती है, फिर इनसे व्हाट्सएप पे अपडेट रखती है। कोशिश ये कर रहे हैं कि फॉलोअप रखें, नहीं तो काफ़ी दफ़ा ऐसा देखने में आया है कि फिर इसके बाद होता कुछ भी नहीं है। ये इस बात पर मुझे एक और चीज़ सवाल, क्योंकि अब आपने कह दिया कि 100% जो है मामला चल रहे हैं सारे, अब तक 100% मामला चल रहे हैं, लेकिन इस 100% मामलात में अगर मैं ये देखूं कि आपका ज़्यादा ट्रस्ट मेल पर या फीमेल पर, या ज़्यादा एग्रेसिवली जो है ना, कौन वापसी की तरफ या अपने काम की तरफ ज़्यादा है, आप क्या समझते हैं? देखा जाए ना तो ज़्यादातर लेडीज़ ही एक्टिव हैं चीज़ों में, जेंट्स कम ही आए। अच्छा, टारगेट हमारा ये था कि नौजवान नस्ल आए और कुछ नया आइडिया लेकर आए। जो टारगेट था वो भी अचीव नहीं हुआ है। वो आपके चैनल के तबस्सुम से मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि जयपुर जमात के जो भी यंग लड़का है कि लड़की है, वो अभी भी मुझसे रब्ता करें। मैं अभी भी इस पोजीशन में बैठा हूँ कि मुझे ऐसे वो लड़का लड़की रब्ता करें जो ऐसा काम करना चाहते हैं जो आज की दौर की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। हम जमात फुल फंड करेगी, इन्हें जो उनकी ज़रूरत है पूरी करेंगे। उनको बस काम करना आना चाहिए, पैसे नहीं हो नो प्रॉब्लम, हम सपोर्ट करेंगे। कोई नए आइडिया के साथ आए। मैं तो चाहता हूँ कि एज अ कंपनी की तरह आगे बढ़े। कोई 1-2 बच्चे भी मुझे सही मिल गए ना, उनके नीचे और बच्चे चलते जाएंगे और ये एक कंपनी की फॉर्म ले सकता है। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, ये कोशिश है बस, ये अभी तक कोई ऐसा लाएअमल बना नहीं है। एक कंपनी ऐसी बनाना चाह रहे हैं उमैर अबू बकर कि एक ऐसी कंपनी बन जाए और फिर उसी कंपनी में लोग जुड़ते चले जाएं और ये मल्टीनेशनल कंपनी की शक्ल इख्तियार कर ले। जमात सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उमैर तैयार बैठे हैं आप सबके साथ बैठने के लिए, किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। अब असल में वो स्किल्ड नौजवान चाहिए, उनको बच्चे बच्चियाँ वो स्किल्ड नौजवान चाहिए जो किसी भी शोबे में किसी अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, जिसमें पूरी कम्युनिटी के वो लोग, टैलेंटेड लोग, बासलाहियत लोग आगे बढ़ सकें। तो जयपुर की ये ऑफ़र तो आप सबके लिए है ही, जयपुर के तमाम जयपुरियन इससे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, ख़ास तौर पे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ। तो वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ और फिर मज़ीद तफसील से मैं इनके अपने बारे में भी पूछूँगा। अब जब इतने बड़े महाज को लेके चले हैं तो फिर अपने आपको ये किस तरह से, अपनी फैमिली को किस तरह से टाइम देते हैं, बात करेंगे उमैर से। हमारे साथ रहिएगा। Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection.
वेलकम बैक नाज़रीन एक बार फिर। और हमारे नौजवान सितारे के इस सेगमेंट में उमैर अबू बकर घानीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माइक्रो फाइनेंस कमेटी का हिस्सा हैं, बल्कि सरपरस्त हैं, और जतमू वुमेन एसोसिएशन में बहुत कुछ करने की वक्फे से पहले मैं बात कर रहा था कि एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं। इनका ड्रीम है कि नौजवान, इसके नौजवान जो तजुर्बा रखते हों किसी भी शोबे का, वो आएँ जमात की तरफ। हम मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जहाँ पे दीगर लोगों को, आगे आने वालों को मौका भी मिलता रहे, ना सिर्फ सीखने का बल्कि अपने अपने कारोबार को सेट करने का। तो बड़ी अच्छी सोच है। एक अब ये सोच नौजवानों के अंदर बड़ी कम पाई जाती है। उमैर, मैं पूछना चाहूँगा कि उमैर का अपना बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या पढ़ा है, क्या बिजनेस कर रहा था, और अब जमात में जिस अंदाज से आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को ऐसे स्टेबल करना है नए आइडियाज़ के साथ, तो कैसे उमैर की अपनी ज़िंदगी के कुछ अवलिन दिनों की आगाज़ किस तरह से हुआ, किस तरह से आगे बढ़े? बस एक तो अल्लाह ताला की मेहरबानी के मेहमान हैं हम, माशाल्लाह। तो कारोबारी तो अल्लाह ताला ने बनाया, बाय बॉन्ड बनाया। बिल्कुल। वो अब्बू का माशाल्लाह काम था, अब्बू ने ही सब बनाया, हम उनको लेके चलते चले गए साथ में। तो पहले मेरे फादर का टेक्सटाइल का काम था, वो टेक्सटाइल को लेते हुए फिर हमने 3-4 बिजनेस और खोली। माशाल्लाह। FMCG प्रोडक्ट्स में आ गए, हम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में आ गए, हम यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन में आ गए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हम 4 भाई हैं। हमारा इंटेंशन यही कि चारों भाई का अपना एक बिजनेस हो, ग्रेट माशाल्लाह। एक ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरह आगे बढ़े। कोशिश है, बाकी अल्लाह की मर्जी है। उमैर, इस शोबे में ख़ास तौर पे समाजी खिदमत का जो शोबा होता है, उसमें सोशल वर्कर्स को एक सबसे बड़ा जो इशू होता है फैमिली के साथ बैलेंस करना, अपनी लाइफ को बैलेंस करना। यकीनी तौर पे बड़ा टाइम देना पड़ता है। लोग समझते हैं, वो तमाम लोग जो सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं, मैं कहता हूँ कि सोशल वर्कर्स की कदर इस अंदाज से करें कि अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त अपने जो वो फैमिली के साथ गुजार सकते हैं, जो वो अपने दोस्तों के साथ गुजार सकते हैं, वो जमात के ऑफिस में उन लोगों के साथ जिनकी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने में गुजारते हैं। तो कम से कम अपनी ज़बान या अपने अफकार से उनको अगर हम अच्छा नहीं कह सकते तो खुदारा जो है उनको बुरा भी मत कहें। अगर मज़ीद कुछ देखना हो तो अपनी जमातों का हिस्सा बन जाइए। आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया। उमैर ने कहा कि ये एक डोनर थे, इनके पास लोग आया करते थे कि आपकी ज़कात इस बार आपने कितनी देनी है, लेकिन वो वहाँ से इनके जहन में ये आया कि ये लोग भी तो काम कर रहे हैं, तो मेरे पास भी अल्लाह ताला ने वही 2 हाथ 2 कान दिए, तो क्यों ना मैं इनके साथ मिल जाऊँ और ये मिल के क्या करने की जुस्तजू इनकी है ये हमें देखना होगा। फैमिली की बात कर रहा था, फैमिलीज़ को आपने अपने साथ ही इन्वॉल्व कर लिया, तो ये सवाल कि आज आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, फैमिली को पता चल गया कि उमैर कहाँ था और किस अंदाज से बरादरी की खिदमत कर। पहले तो मैं आपके पहचाने के तबस्सुम से बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों के इंटेंशन और है ना सोच जमात के बारे में क्या होती है, आई डोंट नो। जी, तब मैं छोटा था तो हम यही सुनते थे कि जमात वाले सब तनकड़ जलील करते हैं और कुछ मतलब खाली बुलाते हैं और काम नहीं होता है। तो ये जो जिसको ये खदशा है ना, वो जमात आई, ये जमात सही बात। दूर से बुराई करना बहुत आसान है, अमली जो काम कर रहा है ना उसको आके आप देखिए। जमात में एक से एक काम हो रहे हैं, लोग अपनी फैमिलियाँ बिजनेस सब छोड़ के वहाँ बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात कॉल अटेंड हो रही है। जो हॉस्पिटल का शोबा लेके बैठे हैं उनको सल्यूट है। एक से एक मामला चल रहे हैं तो पूरा दिन लगाते हैं और फिर वो अल्लाह की मदद आती है कि उनके अपने मामला चल रहे होते हैं। फैमिली का ये है कि जब मैं भी इन्वॉल्व हुआ तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई। अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक काम अच्छा हो गया कि लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट बिज़नेस की तरफ ज़्यादा था, तो मैंने कहा इनकी तो एक्सपर्टीज़ है, वो लेडीज़ ही। मैंने अपनी लेडीज़ को इन्वाइट कर दिया था कि सब इन्वॉल्व हो गए। मैंने तुम भी सवाब कमाओ, मुझे भी मौका मिला है, मैं भी करूँ, सब मिलजुल के काम कर। इनको भी अवेयरनेस है कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह लोग जी रहे हैं, काम हो रहा है, कि पैसे की वैल्यू है, लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं।
और हमारी ख़वातीन को, घर में बैठी हुई ख़वातीन को ये पता होना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे घर में पढ़ी लिखी ख़वातीन बैठी हैं और उनको इल्म है इन तमाम चीज़ों का। थोड़ा सा इनको स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलाने की ज़रूरत है। तो आप इसमें पूरी तरह आपका अब तक कामयाब हैं। और इन्होंने मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की है। ये खुद जाती हैं, परचेज करती हैं चीज़ें, वो पूरे पैकेज बनाए हुए हैं ताकि कोई आए तो उनको तकलीफ ना हो कि एक चीज़ वहाँ से लेनी है, कि पूरे पैकेज बने हुए हैं, हम दे देते हैं, फिर फॉलोअप भी लेती हैं। तो अच्छा है, वो खुद भी इंटरेस्ट ले रही हैं। मुझे भी खुशी है इस बात की कि इंटरेस्ट के लिए इन्होंने काम भी किया और आगे भी वो मेरे साथ है। क्या ना, जो भी लेडीज़ का कोई भी काम हो हमारे से। क्या बात है। अच्छा, अब रोज़गार पे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दस्तरस भी है, आप नए वेंचर्स भी बनाना चाह रहे हैं, नए नौजवानों को मदऊ भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि आइए हम आपके लिए तैयार बैठे हैं। तालीम और सेहत, ये दो और शोबे हैं जिस पर जैतपुर बड़ा फोकस किए हुए है। और अब मैं वर्ल्ड वुमेन की हायर एजुकेशन देखता हूँ, मुझे पता है कि वर्ल्ड वुमेन की हायर एजुकेशन में अगर कनेक्टेड जमातों को मैं देखूँ तो जो जैतपुर जो वो टॉप जमातों में से है, जो पूरी कोशिश कर रही है कि हायर एजुकेशन को किस तरह से प्रमोट किया जाए। ये गेट में किसी भी फैमिली को पस्ती से निकाल कर बुलंदी पर ले जाने का। हायर एजुकेशन की फैमिली में एक या दो बच्चे हायर एजुकेशन ले लेते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं। कैसे देखते हैं एजुकेशन, आपकी बेसिक एजुकेशन पे आपकी जमात किस तरह फोकस किए हुए है और हायर एजुकेशन को किस तरह से आगे लेके चल रहे हैं? जैतपुर जमात काम तो बहुत कर रही है, एजुकेशन को लेके भी और हेल्थ को लेके भी। हेल्थ पे तो क्लर्क को एग्रेसिव बोल रहे हैं जैतपुर जमात वाले, बेहतरीन काम हो रहा है। एक्चुअली मेरा जैतपुर जमात में ये मेरा डिपार्ट नहीं है, जो ये कर रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एजुकेशन लेकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और एक बंदा कारोबारी बन जाता है इस जैतपुर जमात के दबोचों से, तो उसकी पूरी एक नस्ल सीधी हो जाएगी। अगर तो वो सीरियस है तो उसका तो पूरा काम सीधा हो गया। अच्छा, एक चीज़ और उमर, यंग से हैं आप, लेकिन तौर पे आप दुनिया घूमते हैं, आप कारोबारी दुनिया में भी आपकी बड़ी जो है ना कदर की निगाह से आपकी राय को समझा जाता है। ओवरऑल हमारे जमातें, मैं कुछ देर के लिए कभी कभार सोचता हूँ कि हमारी ये जमातें, हमारी सोशल इदारे, हमारे जितने भी लोग हैं, ये किसी भी वजह से अगर अपना काम कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दें, सरकार, हुकूमत हमें कुछ नहीं दे पा रही। मतलब वो मफलूज हो गए हैं। शायद कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वजह ये है कि हमने खुद इतना काम करना शुरू कर दिया है। बुनियादी तालीम, बुनियादी सेहत देना इनका काम था, छत का आसरा देना इनका काम था, लेकिन शायद वो नहीं कर पा रहे। आप समझते हैं कि हुकूमत को भी थोड़ा सा प्रेशर लेना चाहिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए? सब समझते हैं एक्चुअली, लेकिन ये काम आज की तारीख में रियासत का काम ये जमात और वेलफेयर लोगों ने ले लिया है। मेरे को तो कराची को तो फिलहाल वही चला रहे और ये लगता है चलाते रहेंगे। ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, बाजार तो यही नजर आता है। कितना कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं मेमन कम्युनिटी का, जो कराची में होने वाली जितनी भी समाजी एक्टिविटीज़ हैं, ख़ास तौर पर इंसानी खिदमत, पूरे पाकिस्तान यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है। छोटा पाकिस्तान है कराची जो है। आप कितना समझते हैं, जिस तरह से कहा यह जाता है कि 67% रेवेन्यू जो है वो कराची जनरेट करता है, उस 60% जो कराची रेवेन्यू जनरेट करता है, आप समझते हैं कि मेमन कम्युनिटी 70% मेमन। क्या बात है। आप समझते हैं कि इसका भी एक बहुत बड़ा चंक जो है मेमन कम्युनिटी की जानिब से होता है? जितने भी इदारे होता है पीछे मेमन ही निकलता है, जितना बड़ा बिजनेस होता है मेमन। और भी कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन 60-70% मुझे लगता है स्टिक रखता है। कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिस पे मेमन बरादरी की कमांड है? मिसाल के तौर पे अगर हम बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देखते हैं, आपकी एक इंतहाई डिफरेंट और बड़ी यूनिक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मैं समझता हूँ आबाद के चेयरमैन मेमन कम्युनिटी के इतने रहे हैं कि शायद हर एक के बाद एक स्टाइल और एक प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट मेमन ही आ गए। तो टेक्सटाइल ठीक है, आबाद और ये सब चीज़ें तो वाकई बहुत पुरानी है, लेकिन देखा जाए तो ये सब टेक्सटाइल से सब पहले बिलोंग करते थे। जितने हमारे कंस्ट्रक्शन में भी लोग आए, वो पुराना इनका अगर बैकग्राउंड उठाते तो कितने टेक्सटाइल से उठ के ऐसा तो टेक्सटाइल था मेमनों का। मेमन टेक्सटाइल में पुराने हैं। इसके बाद ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, बिल्कुल। इसके बाद ये आबाद भी बिल्कुल है, और तो जोड़िया बाजार भी है। हर फील्ड में आप स्टॉक उठाए, कहीं भी उठाए, मेमन निकलेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ी कम्युनिटी की बात करें तो आई थिंक टेक्सटाइल जो है वो उस पर हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा जो है ना, और बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स जो है ना, उनका ताल्लुक दुनिया भर में उनका मोतबर तरीन नाम है। अभी ना हो ये नहीं पता, लेकिन पुराने वक्तों से जो चला आ रहा है ना, वो बड़ी मिल जो पाकिस्तान बना था इसके बाद से, वो मेमन ही थे जिन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बनाई थी। रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है और हम देख रहे हैं कि तमाम जमातें, तमाम इदारे अपने अपने तौर पर अपने अपने लोगों से राब्ते में हैं कि किसी तरीके से इस बार इतनी कलेक्शन हो जाए कि हम अगला साल जो है आसानियाँ पैदा कर सकें हमारी जमात के लोगों के लिए। आप समझते हैं कि जमात के लोगों का हक़ सबसे पहला होता है किसी भी जमात की अहदेदारान या उसकी अपनी कलेक्शन खुद की जमात का सबसे पहला हक़ है।
और इसके बगैर काम हो नहीं पाएगा। तो आप कोई अपील करना चाहेंगे आप जमात के उन लोगों से जो देने वाले लोग हैं, देने वाले हाथ हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ें? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के दूर से यही सबको अपील करना चाहूँगा कि आप एक दफ़ा जमात आएँ, आप देखें, काम को देखें, फिर अपने हाथ से दें। क्या बात है, आसिफ मस्जिद पाना वाले की एक ही बात है कि अगर आपको 1%, 0.1% भी डाउट है, आप खुद आए जमात, अपने हाथों से दें, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। आप अपने हाथों से दें, आप देखें कितने एप्लीकेंट आते हैं, कितने मजबूर लोग आते हैं, तो आप खुद आएंगे तो आपको आइडिया होगा। अपने हाथ से थे आप। कितना फ़र्क है उस उम्र में जो जमात की एक्टिविटी में नहीं आया था और अब वो जमात की एक्टिविटी में आने के बाद क्या कुछ फ़र्क आया? उमर ने अपने आप में क्या कुछ महसूस किया? काफ़ी फ़र्क आया, काफ़ी चीज़ों की कदर होने लगी, काफ़ी चीज़ें समझ आने लगी, और किसी की कोई अल्लाह ताला करवा देता है तो दिल बड़ा खुश। हाँ, क्या बात है। अपने हाथों से या अपनी किसी कोशिश से। वो बात बिल्कुल सही है। लोग कहते हैं कि आप अगर आप अल्लाह की मखलूक की करो ना मदद, तो अल्लाह आपकी मदद करता है। मैं खुद देखा जब से मैंने जमात ज्वाइन की, अल्लाह ताला मेरी क्या भी मदद करता है। प्रैक्टिकली आपने फील होता है, रिलैक्स हो जाता है मामला, इश्यूज आते हैं तो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, दुआएं लेते जाएं, आगे बढ़ते। हाँ, कि ये आखिरी बात समझ लें, हमारी पूरी डिस्कशन का माखज़ था कि आप एक कदम आगे बढ़ते हैं इंसानी खिदमत के लिए, तो अल्लाह ताला का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है ना, वो आपके लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके मसाइल किस तरह से हल होते हैं। बल्कि एक तो मसाइल आते नहीं और आते हैं तो उसको किस तरह से हल करता है अल्लाह ताला, वो कारोबारी हो, ख़ानदानी हो, और बहुत सारे मसाइल दुनिया में इंसान रहता है, सांस लेता है तो कई मसाइल होते हैं। फाइनली उमर, कुछ डिस्कशन हमारा एंड होने वाली है। दी मेमन टीवी आपसे दूर नहीं है। जैतपुर मेमन एसोसिएशन का अपना जो है ना ये चैनल है, और अली गोडिल आपका चाहिए था हम सब का CEO। कैसे देखते हैं अली की और दी मेमन टीवी HD की इन कोशिशों और काविशों? अभी से तो जब भी मैं मिलता हूँ ना, उस पर एक ही सवाल करता हूँ कि कौन सी बैटरी लगी है तुम्हारे अंदर भाई? इतने एनर्जेटिक के बंदा है, ये इतना एनर्जेटिक है, तो मैंने इस जैसा दूसरा बंदा नहीं थे। दिन अल्हम्दुलिल्लाह करता है, ये रोज़ मेहनत कर रहा होता है। अल्लाह इसको तरक्की दे। मैं इसको बहुत आगे देखता हूँ, इस लड़के को और इस मेमन टीवी को। पूरी टीम अच्छी है आप लोगों की, सब टैलेंटेड, सब मेहनती लोग हैं। अल्लाह ताला हेड्स ऑफ, वाकई हेड्स ऑफ ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी उमर की इन खूबसूरत अल्फाज के साथ हमारी नौजवान सितारे का ये सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। वक्त अभी भी बाकी है और सेगमेंट भी बाकी है। अब हम चल रहे हैं किचन की जानिब, जहां महरीन कर रही हैं हमारा इंतज़ार, और इसके बाद हम चलेंगे हमारे मेहमान रमज़ान के रहमत है मेहमान की जानिब। पहले चलते हैं किचन पे। अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। Sumsum Group presents Sumsum Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth, with double-height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Sumsum Group, a name of trust. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम। दी मेमन टीवी HD की रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान की स्पेशल सेगमेंट रमज़ान दस्तरखान में मैं हूं आपकी होस्ट शेफ सफ़ा काशिफ और मेरी को होस्ट हैं महरीन मोटन। तो आज भाई शेफ महरीन हमें कुछ ज़बरदस्त सी यमी सी रेसिपी बनाना सिखाएंगी और इनकी एक्सपर्टीज भी जानेंगे, साथ साथ इनकी रेसिपी भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं। मैम क्या सिखा रही हैं आज आप? आज सफ़ा मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ चिकन ब्रेड स्टर। ओके। और मेरी जो सेकंड रेसिपी है वो ओरियो शॉर्ट्स।
ये जबरदस्त। बड़ी क्विक फास्ट बनने वाली रेसिपी है और रमजानों के हिसाब से मैंने बताई है ताकि बड़े बच्चे हर कोई शौक से खा ले। और बिल्कुल, और ब्रेड जो होती है वो थोड़ी सी जो है वो बच्चों की भी फेवरेट होती है, क्योंकि ब्रेड आपको पता है सब लोग इजीली खाना पसंद करते हैं। तो मैम स्टार्ट करें। बिल्कुल, अब मैं चलूँगी अपने अज्जा की तरफ। तो चिकन स्टफ में जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले ये ब्रेड है। ब्रेड ली है मैंने और इसके मैंने कॉर्नर्स जो है वो काट लिए हैं। इसके बाद ये चिकन है, चिकन के मैंने पीसेस करके इसको रेशा कर लिया है और इसके अंदर जो अज्जा मैंने शामिल किए हैं वो अज्जा हैं केचप, और इसके अलावा मैंने इसमें डाला है सॉल्ट के अलावा मैंने इसमें डाला है ये लाल मिर्चों का पाउडर, और मैंने इसमें शामिल किया है क्रश की भी को जैसे कुटी हुई लाल मिर्ची कहते हैं हम। और मैंने 2 इसमें सॉसेस डाली हैं, एक हॉट सॉस पेरी सॉस है और दूसरी जो है वो ऑयस्टर सॉस है। इन सब चीज़ों को शामिल करके मैंने चिकन को जो है बॉईल कर लिया और फिर इसके बाद ठंडा होने के बाद उसे रेशा कर लिया। रेशा करने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है 2 किस्म के केचप डाले हैं और मायोनीज शामिल किया है। जब हमारे पास ये बहुत अच्छी सी जो है इसकी फिलिंग रेडी हो। बिल्कुल। अच्छा, अब हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो है ये ब्रेड जो है वो मैंने इसके साइडे जो है वो कॉर्नर्स कट कर लिए। ठीक है। कॉर्नर्स कट करने के बाद हम थोड़ा सा इसको एक इक्वल उस पे ले आएंगे। सही। अच्छा, बेलना वगैरह कुछ भी नहीं है, वरना हम उमन जो भी ब्रेड की चीज बनाते हैं उसे हम कॉर्नर्स कट करने के बाद उसे रोल भी कर रहे होते हैं। आप सफा देखिए, ये कॉर्नर्स कट होने के बाद ये ऑलरेडी ठीक है, थिकनेस कम हो गई है। अच्छा जी, तो यानी कॉर्नर्स कट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी ब्रेड बहुत ज़्यादा थिक है तो आपने उससे रोल करना है, अदरवाइज जो है वो नीट नहीं है। तो ये ऑलरेडी जो है मुझे बहुत बड़े जो है इसकी वो रोल्स नहीं बनाने हैं। ठीक है। तो मैंने जो है ये कट करने के बाद इसको इसी तरह से रखा है। और तो ये स्टफिंग मैंने रेडी की है। सही। वो जो है हम इसके ऊपर फैला लेंगे इस तरह से। ओके। फैलाने के बाद हमें इसे के फोल्ड करना है। सही। तरह से जब ये फोल्ड हो जाएंगे लाइक अ पॉकेट, हमें पॉकेट लाइक जिस तरह से हम पॉकेट्स बनाते हैं, लाइक अ पॉकेट हम इसे बनाएंगे ना। और आप एहतियातन जो है हम इसमें सही लगा देते हैं। सही। टूथपिक हमने इंसर्ट कर दी ताकि जो है वो खुले नहीं ना। ये जबरदस्त। अच्छा, इसको हम इधर रख लीजिए ताकि जो है वो ये यहाँ पर सही रखा, तो ये मुझे इजी रहेगा रखने में। सही। तो ये इसी तरह से हम सारी जो है रेडी कर लेंगे। जबरदस्त। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोच रही थी व्यूअर्स कि ये जो हमारी स्टफिंग ज़बरदस्त सी तैयार हुई है, हम इसे और लाइक सैंडविचेस वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं ना। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो। सही। और मतलब मैंने इसमें सिर्फ चिकन यूज़ किया है। आप इसके अंदर इसके साथ जो है कुछ वेजिटेबल्स डालें। ओके। कुछ ऑलिव्स डाल सकते हैं, जो वेरिएशंस कर सकते हैं, लाइक आपने टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी वेरिएशंस कर सकते हैं। बिल्कुल। जबरदस्त, मतलब बहुत जबरदस्त से आप देखें कितने यमी से ये लग रहे हैं। कलर भी जो आपको सफा थोड़ा सा वो टैंगी सा रखना है। सही। तो अच्छा, एक बात है भाई व्यूअर्स, जब हमारी जो है वो शेफ महरीन कुकिंग कर रही होती है ना तो मेरा बड़ा बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि शेफ महरीन जब बना रही होती है इतनी यमी यमी से चीजें और इफ्तार में टाइम होता है, तो फिर आप सोचें कि बस आप तो सफा माशाल्लाह मेरा रोजा जो है ना आपका खुद का भी क्या कहना, माशाल्लाह से आपको। नहीं मैम, हम अभी लर्निंग फेज में हैं, आप लोगों से सीख रहे हैं, आप हमारे सीनियर्स हैं, आप लोगों से हमें सीखना है। देखिए, कुकिंग जो होता है वो आपको एक्सपर्टीज से आता है, हम किसी भी कलनरी स्टूडेंट बन जाएं या स्कूल चले जाएं, कुछ भी सीख लें, लेकिन जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हो काम करके वो आपको जो है वो वैसे नहीं आता। और मैम के पास जो है वो एक अच्छा खासा वास्ट एक्सपीरियंस है कुकिंग का, तो जाहिर सी बात है उसके मुकाबले में तो। मगर फिर भी सपा मैंने देखा है आजकल की जो नई जनरेशन है, जो न्यू बच्चियां हैं, सही सीख भी रही हैं, अपने घरों में भी कर रही हैं काम, उनके पास जो है भाई उनके पास बड़ी ही कोई वेरिएशन है, उनको आइडियाज़ बहुत हैं और देख के बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है कि भाई बच्चियां जो हैं इस काम को लेकर आगे बढ़ रही हैं। इंस्टीट्यूट से जो कुछ सीख के आती हैं फिर वो उनको घर में आके सही ज़रूर करती हैं अप्लाई,
और उसमें चेंजिंग्स भी करती हूँ। बिल्कुल, देखिए बात यह है कि अब जिस तरीके से बच्चे, जब हम अपना अगर देखें, हमारा जो बचपन था रमज़ान का, हम अपनी अम्माओं के साथ काम करवाया करते थे, तो अम्मा ने जो बता दिया हम वही किया करते थे। लेकिन अब आजकल के बच्चे अपनी बताते हैं कि मम्मा ऐसे नहीं ऐसे करें, तो वो गाइड भी कर रहे होते हैं। अब जो है वो बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल जिसे कह दें कि वो एक बहुत अच्छा हाई उस पे लेवल पे चल रहा है। और ये कॉन्फिडेंस बच्चों को जब आता है जब हम पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी चीज़ों को देख रहे होते हैं, उनके साथ खुद भी शामिल होते हैं। बिल्कुल, तो ऑब्वियसली हम अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं हर पेरेंट्स को कहती हूँ कि ज़रूर आप जो है अपने बच्चों की बात सुनो। बिल्कुल ज़रूरी है। और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, कुकिंग वो वाहिद जो आर्ट है, जब तक उसमें आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं होगी, आप रेसिपीज देखते चले जाएं, आप जो है वो अपनी कुकिंग की कॉपीज भरते चले जाएं, लिख लें जितनी रेसिपीज लिखनी है, लेकिन जब तक आप बनाएंगे नहीं, आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। अच्छा, और देखिए बातों बातों में जो है वो हमारी डिश भी रेडी हो गई। अब हम जो फ्रेम उसको कर रहे ठीक है। और आप सफ़ा ये भी देखें कि आजकल जो है गर्ल्स के अलावा इस चीज़ में बॉयज़ भी बहुत एक्टिव हो। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा बॉयज़ ऐसे हैं, मैंने खुद देखे, मेरे घर में भी हैं, कि वो कर रहे होते हैं चीज़ें, कुकिंग कर रहे होते हैं, सैलेड्स बना रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बता भी रहे होते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि ऐसा नहीं है कि कुकिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। हमारे जो भाई हो गए, हमारे मियाँ साहब जो है, मेरे अपने तो भाई मैं कहूँगी कि मेरे अपने भाई और मेरे अपने मियाँ और मेरे अपने अब्बा भी, ये तीनों ही कुकिंग में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। और अब उनको देख देख के जो है वो मेरा बेटा भी इसमें आ रहा होता है कि मम्मा मुझे बताएं, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। अच्छी बात है। अच्छा मैम, आप डिप करेंगे इसे एग में? मैं इसे एग में डिप करूँगी। ठीक है। और थोड़ा सा ये ऑयल हो जाए, गरम हो जाए ना। बातों बातों में जो है वो मैं ऑयल गरम करना भूल गई, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, हम जो ऑयल इस वक्त गरम कर रहे हैं वो है हमारा आज का स्पॉन्सर अजवा कुकिंग ऑयल। आप अजवा को जो है वो हमारे साथ पूरा रमज़ान देखेंगे क्योंकि ये हमारा जो है वो स्पॉन्सर है। और अजवा कुकिंग ऑयल जो है वो बेहतरीन है, इसके अंदर विटामिन ए, डी एंड ई शामिल है। और साथ आपको पता है अच्छा ऑयल अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारी जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी हम जो डिफरेंट किस्म के उसमें उलझे रहते हैं बीमारियों में, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो आपके पास ऑयल का आता है। अगर आपके पास ऑयल अच्छा आप यूज़ करोगे तो आपको उससे जो है वो आप बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। अच्छा जी, सफ़र भी लगता है ऑयल जो है वो हो चुका है रेडी जी, थोड़ा सा चेक कर लें। चले जी, हम इसको डिप करके एग में इसे फ्राई करेंगे। अच्छा मैम, इससे कोई कोट वगैरह नहीं करना, हमें ब्रेड क्रम्स वगैरह में कोटिंग भी नहीं करनी। वाह यार जबरदस्त। इसी में इतने अच्छे पानी होंगे। आ जाएं आप उस तरफ, आ जाएं, अपनी फ्राइंग करें। अच्छा, मैं नाज़रीन को एक टिप देना चाहूँगी जो मैं हमेशा करती हूँ। जब भी आप जो है एग लेते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए आप एग में थोड़ा सा मिल्क या थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड। ओके। उससे ये होता है कि वो जो सोक नहीं करता। ओह जबरदस्त। सो अच्छा, अगर आप ब्रेड को डालेंगे, सही, ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा एग सोक नहीं करेगी, वरना सीधी सी बात है, जिस तरह का इन्फ्लेमेशन महंगाई का दौर चल रहा है, हम एक अंडा तोड़ते हैं और उसमें हमारी जो है वो फ्राई जब हम करने लगते हैं तो वो थोड़ी देर के अंदर जो है वो एग वैनिश हो जाता है प्याली से, वो हाल हो जाता है। तो एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप है आप लोगों के लिए व्यूअर्स कि आप इसके अंदर जो है वो मिल्क एंड वाटर, आपने कहा ना, मिल्क या वाटर, बस जी मामूली सा थोड़ा सा आपने मिल्क एंड वाटर ऐड करना है और फिर आप देखें मैजिक। जबरदस्त भाई, मैंने जब भी आपसे स्टार्टिंग में कहा ना कि आज मैंने भी बहुत कुछ सीखना है और आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखना है मैम से, क्योंकि देखिए यही वो एक्सपर्टीज होती हैं, ये जो टिप्स होते हैं ये वो एक्सपर्टीज हैं जो कि मैम के थ्रू जो है वो हमें पता चल रहे होते हैं। और मेरे लिए तो एक ऑनर की बात है कि मैं मैम के साथ यहाँ मौजूद हूँ। बस जबरदस्त। ये देखिए सारे हो गए, हल्का सा जो है सही करके। और एग चाहिए आपको? नहीं, आई हो जाएगा, हो जाएगा काफी। चले, अब जब तक कि हमारे ये फ्राई हो रहा है, अच्छा इसको हमने फ्राई पे रख दिया है और थोड़ा सा फ्लेम जो है वो इसकी तेज रखेंगे। ठीक है, ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर आते ओके जी, ब्रेक के बाद।
आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। Sumsum Group presents Sumsum Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth, with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Sumsum Group, a name of trust. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। वेलकम बैक नाजरीन, दी मेमन टीवी एचडी की खुसूसी ट्रांसमिशन रब की रहमत है रमज़ान के सेगमेंट में आपको दोबारा खुशामदीद कहती हूँ। और हमारा जो स्पॉन्सर है अजवा कुकिंग ऑयल, इसके ऑयल में मैम ने इसे फ्राई कर लिया है। तो शेफ, ये फ्राई हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम कुकिंग कर रहे हैं। देखें व्यूअर्स, कितने ज़बरदस्त से ये फ्राई होकर निकले हैं। तो हमारा जो ऑयल है, हमारा को स्पॉन्सर अजवा कुकिंग ऑयल, आपने इसे ज़रूर यूज़ करना है। अपने खाने का, अपनी दस्तरखान की से जीनत बनाना है। वाओ, कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं, आप देखें। अब आप देखें इसमें कहीं भी आपको किसी की चीज़ की पोटेंसी की ज़रूरत नज़र आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना उमूमन जब हम ब्रेड की कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉगी सी और लग रही थी, लेकिन ये देखें क्रिस्पी जो है वो उसका टेक्सचर आया है। जी, आप लोगों को बात याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि आप जब भी ब्रेड को फ्राई करेंगे एग के अंदर मिल्क या पानी ज़रूर शामिल करें। सही, आज की ये थी हमारी टिप। बिल्कुल, ये थी आपकी टिप। अब हम इसके थोड़ा सा प्लेटिंग करें। आ जाए आप इस साइड पे। जी मैम, अब जो है वो आप प्लेटिंग कर रही हैं इसकी? प्लेटिंग करेंगे। सही, एक ज़बरदस्त सी डिश को जब आप समझ लें, जितना भी आप खाने को बना लें, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो वो टेम्पटिंग नहीं लगेगी, वो आपके व्यूअर्स को या आपके घर में खाने वालों को अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो बस अब हम भी जो है वो उसको थोड़ा सा प्लेटिंग अपनी टेम्पटिंग बनाएंगे ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट करें, क्योंकि हमारा तो जो है वो बस ये टाइम जो है ना, रोज़े का वैसे भी थोड़ा सा एक मुश्किल तरीन वक्त होता है कि समझने के असर के बाद से हम आपके साथ होते हैं 5 बजे से लेके इफ्तार तक के लिए। एक डिप बना लिया। सही, ज़बरदस्त। मैंने मायोनीज, ओके, और इसके अंदर मैंने डाली है केचप। सही, और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे चिली फ्लेक्स। ओके, चिली फ्लेक्स ही डाल देंगे। सही, चिली फ्लेक्स के ऊपर है ये थोड़ा सा, और आप देखिए सिर्फ मैंने इसको कुछ भी नहीं किया। आप इसका कलर देखें। वाओ, एक टैंगी सा जो कलर जो है वो इसके अंदर ये आ गया। इसके ऊपर नजर आ रहे हैं, तो ये बड़ा ही खूबसूरत नजर। सही, प्रेजेंटेबल वाइज भी जो है वो ये बहुत अच्छी लग रही है। जबरदस्त मैम, ये तो बहुत अच्छी और झटपट बनने वाली है, लाइक क्विक डिप है हमारी। हमारे यहाँ पर जो इफ्तार में गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी हो गई है। मैम, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम, अगर आप स्टिक को स्टिक पर डालना चाहते हैं स्टिक पर डाल सकते हैं। सही, हमें थोड़ा सा यानी ये इसको और ज़्यादा प्रेजेंटेबल और यमी बना देगा।
और हम चेक करते हैं ओलन से जो है जो इफेक्ट्स टू स्प्रिंग करते हैं। लाइक अगर आपके घर में स्पाइसी पसंद किया जाता है तो आप ये देखें कि ये डिश आप लोगों के लिए कितनी अच्छी है। ऐसा तो ये बहुत स्पाइसी नहीं होगा। अच्छा, देखिए हमने थोड़ा सा ही इसको सिर्फ एक अपना एक लुक चेंज करने या कलर के लिए हमने डाला है, तो ये खाने में स्पाइसी बिल्कुल नहीं होगा। सही। हमारी जो स्टफिंग थी आई थिंक वो इतनी ज़्यादा स्पाइस लेवल पे नहीं होगी ना। फिर ये जो है हमारा रेडी हो गया। ठीक है, और इसको मैं हटा लेंगे यहाँ से। और मेरे ख्याल से ये हटा लेते हैं ताकि जो है वो हमारी डिश, हमारे कैमरा जो है वो आप लोगों को सही से दिखाएगा कि हमारी टेम्पटिंग से जो डिश है वो रेडी हो चुकी है। और आप लोगों ने इस डिश को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक बताना है कि आप लोगों को हमारी ये डिश कैसी लगी। ठीक है, तो मैम फिर अब हम जो है वो शेफ़ मेरीन से पूछते हैं कि उनकी जो दूसरी डिश है, जो दूसरी रेसिपी वो हमें सिखाने जा रही है, वो क्या है। बिल्कुल, अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा ओरियो शॉर्ट्स। तमीश, ओरियो शॉर्ट्स। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी आप बता दीजिएगा। ओरियो शॉर्ट्स के लिए हमें ज़रूरत है अज्जा की, देखो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ओरियो की ज़रूरत है, बिल्कुल हम ले लेंगे। सही। और इसके बाद हमें चाहिए ये व्हिप्ड क्रीम। ज़बरदस्त। व्हिप्ड क्रीम है ये, इसमें शुगर शामिल होती है, तो हमें और इसके बाद जो है ये मैंने कुछ थोड़े से स्प्रिंकल ले लिए, स्प्रिंकल्स फॉर द डेकोरेशन। ओके। अच्छा, और ये जो है ओरियो बिस्किट को मैंने जो है क्रश कर लिया है। ओके, जस्ट इसको क्रश किया हुआ है। जस्ट सही किया हुआ है। ठीक है, आगे इसे हमें कुछ भी नहीं करना, बस अब इन सब चीज़ों को हमें असेंबल करना है। सही है, लाइक हम इसको लेयरिंग वाला जो है वो एक डेजर्ट बना रहे, लेयर्स करेंगे। सही है मैम, किस तरह से स्टार्ट लेंगे आप। सही। लाइक पहली लेयर जो व्यूअर्स हमारी हो रही है वो क्रश ओरियो की है। ओके। इसके बाद जो है हमने ये क्रीम डालनी है। सही। अच्छा, क्रीम को जो है वो आप लोगों ने जब भी व्हिप्ड करना है, बहुत अच्छा आपने उसको व्हिप्ड करना है। और अगर जैसे आप आजकल तो मौसम थोड़ा बैलेंस है, सही है, गर्मियाँ नहीं है, लेकिन अगर गर्मियाँ हैं तो फिर आपने उसको चिल्ड उसमें रख के आइस के साथ आपने इसको व्हिप्ड करना है। तो इससे जो है आपकी क्रीम जो है वो बहुत अच्छी व्हिप्ड होगी। सेट कर लेना है फिर आपको इस लेयर को। अच्छा, इस तरह के जो मैं पर्सनली अगर कहूँ तो लेयर्ड वाले जो डिजर्ट्स होते हैं ना वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अमूमन आप देखें कहीं हम बुफे वगैरह में, शादियों में, या फिर जो है वो अपने घर में जब इस तरह के लेयर्ड डिजर्ट बनाते हैं तो वो बच्चों को बहुत अच्छी लग रही होती है, वो अट्रैक्ट करती है। उसमें जो कलर्स आ रहे होते हैं, लाइक आप देखें यहाँ पर वाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन आई थिंक यहाँ पर है। इसी तरह के बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस जो है वो आपकी आंखों को जो है अट्रैक्ट करते हैं। और फिर जब वो डिश अट्रैक्ट करती है आंखों, वो कहते हैं ना नज़रों से पहले देखकर अगर अच्छा लगता है तो फिर बंदा उसकी तरफ जाता है चखने के लिए भी। तो वो चीज़ बड़ों के साथ नहीं, बच्चों के साथ भी होती है। और आजकल के बच्चे तो वैसे ही इतने माशाल्लाह से शार्प हैं कि वो लोग देखते हैं कि अच्छा मम्मा आज आपने क्या बनाया, खाना दिखने में अच्छा लग रहा है तो फिर अब चखना है, वरना तो देखकर ही कह देना है कि भाई ये खाना अच्छा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे बच्चे माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा एडवांस और शार्प, और उन लोगों को पता है चीजें भी पता होती है बहुत ज्यादा, से पता है खुद से जो है वो देख भी रहे होते हैं और हमें भी बता रहे होते हैं। बिल्कुल, पहले जो है वो यूट्यूब वगैरह और इतना ज़्यादा नहीं था, शॉर्ट्स वगैरह देख लिया, टिकटॉक्स देख लिए, ऐसा सब कुछ नहीं था। अब आजकल के बच्चों के हाथ में जो ये सेलफोन है, इसमें जो है ये शॉर्ट्स वगैरह देख के, ये वीडियोस देखकर इनको एक आइडिया हो जाता है कि भाई मम्मा जो है वो इस तरीके से वो वीडियो के अंदर ये रेसिपी थी और आपने ऐसे बनाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो समझने के मर्द, वो कहते थे पहले के मर्द हजरात के सामने खाना रखने से पहले चखना है, आपने सही अच्छा खाना प्रेजेंट करना है। लेकिन अब आजकल भाई ऐसा नहीं है, मर्द हजरात के सामने खाना रखने से पहले आपको पहले बच्चों को देखना पड़ता है, बच्चों को क्या पसंद है और घर में जो है वो खाना उस हिसाब से बन रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी आजकल तो हर चीज में आप देखिए, बिल्कुल पहले हम जब छोटे हुआ करते थे तो हम अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलते थे। सही बात है। और अब जो है हमारे बच्चे हैं
वो हमें अपने हिसाब से चलाना था, हमारा वक्त नहीं आना। व्यूअर्स, हम लोग जो है वो कभी भी इस तरीके से नहीं कह सकते। जब हम छोटे थे तो हमारे अम्मा अब्बा की बात पे उनकी जो है वो फर्माबरदारी हमने की, और अब आज जो है वो हम अपनी औलाद की फर्माबरदारी कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट हमने जो है वो फर्माबरदारी करनी है, पहले जो है वो वालिदैन की और अब अपनी औलाद की। आज वैसे लगता है मैम हमने जो है वो बातों बातों में जो है ना अपनी रेसिपीज कंप्लीट की हैं। तो देखें हमारी दूसरी भी झटपट सी रेसिपी हमारी कोशिश है दी मेमन टीवी एचडी के इस ट्रांसमिशन का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम यहाँ से आपको वो रेसिपीज बताएं जो क्विक और अच्छी बनने वाली हो और कम बजट में हो, ताकि जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं वो इन रेसिपीज को जो है वो अपने घर में ट्राई करें। क्योंकि जिस तरह का इन्फ्लेमेशन और महंगाई का दौर है तो हर कोई चाहता है कि बजट में रहते हुए एक अच्छी रेसिपी प्रिपेयर हो। तो मेरी और शेफ की कोशिश यही होगी, क्योंकि दी मेमन टीवी एचडी का मोटिव ही यही है कि एक अच्छी और समझ लें कम बजट में रेडी होने वाली रेसिपीज हम अपने नाजरीन तक ले आ सकें। वाओ, ये तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। सही, जबरदस्त। इसमें जैसे हम से है ये स्प्रिंग कर देंगे। सही, थोड़ा सा डेकोरेशन करना भी जरूरी है। सही, इससे पता चले कि हमारी रेसिपी क्या है। जबरदस्त। वाओ, ये माजरी हमारी जो है रेसिपी जो है वो रेडी है, और आप देख सकते हैं ये भी बहुत क्विक फास्ट और झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है, ख़ास करके बच्चों को। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये दोनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी और आप लोग जो है इन दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अब हम आपसे अपने सेगमेंट से अलविदा कहेंगे। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा आपसे इसी वक्त पे मुलाकात होगी। दी मेमन टीवी एचडी की इस स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने रहिएगा, जिसे स्पॉन्सर्ड किया है अजवा कुकिंग ऑयल ने। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दी मेमन टीवी एचडी। अल्लाह हाफिज़। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।
With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया खुशामदीद एक बार फिर। और लजीज़ खानों की सौगात आपने देखी रमज़ान दस्तरखान में, और महरीन ने क्या खूबसूरत और मैं कहूँगा कि लजीज़ और खुश जायका खानों से आगाज़ किया हमारी आज की इस ट्रांसमिशन का एक बार फिर। और अब रहमत है मेहमान का हमारे खुसूसी सेगमेंट, जिसका आप सबको इंतज़ार रहता है कि आज कौन सी शख्सियत है जिससे हम आपका तारुफ़ कराने वाले हैं। तो पाकिस्तान की तेज़ी से ग्रोइंग इंडस्ट्री में कहूँगा, सनत कहूँगा या शोबा कहूँगा, कैटल एंड डेयरी फार्मिंग। आजकल यकीनी तौर पर मेरा आप देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री की तरफ राग़िब हो रहे हैं, और नो डाउट ये ज़रूरत भी है, और शायद अब भी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, इसमें मज़ीद काम करने की बेपनाह ज़रूरत मौजूद है। और आहिस्ता 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 इस इंडस्ट्री को जिस अंदाज में, जिस उरूज पर हम देखने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली एक्सपो सेंटर पे मैंने और आपने विटनेस किया कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डेल्फा कैटल शो मुनक़द किया गया, और उसका अहम तरीन हिस्सा भी रहे हैं। और बहरान कैटल एंड डेयरी फार्म के फाउंडर हैं, और यकीनी तौर पर आज इस इंडस्ट्री के हवाले से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है। मोहतरम राशिद सौदागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, और हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस इंडस्ट्री के नामवर लोगों को हम हमारे स्टूडियो का हिस्सा बनाएं, ख़ास तौर पे हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में, और बता सकें कि ये इंडस्ट्री आज कहाँ खड़ी है, कैसे इसका आगाज़ किस अंदाज से हुआ है, और अब आगे कहाँ तक पहुँचने की जुस्तजू है। तो इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में आपसे बड़ी गुफ्तगू होने वाली है। बिल्कुल अंताब भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। हारिस अली बिठानी साहब जिन्होंने मुझे कहा कि इस मेमन चैनल पे जाना है, तो मैंने कहा नहीं ज़रूर जाएंगे। क्या बात है, अली गुडेल साहब का ही, और ये मेमन टीवी जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड नोज़, मेरे ख्याल से मैं कहूँगा पूरी दुनिया में एक मेमनों का एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसको जो है ना पूरी दुनिया में बहुत अच्छी तरह देखा जाता है माशाल्लाह से। दिल लेते अब एक तो गोल्डन चांस है, ज़ाहिर ना क्या गए, और आपके साथ फिर बैठ के गुफ्तगू करने का चांस, तो फिर हमारी इज़्ज़त अफजाई है कि मेमन बरादरी, और न सिर्फ मेमन बरादरी बल्कि तमाम ताजिर बरादरी जो है वो दी मेमन टीवी HD को इस निगाह से देखती है। ये हम सब के लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है। और नाज़रीन कराम, आगाज़ होता है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमने आपसे गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था कि पूरी कोशिश करेंगे कि एक नशिस्त और हो जाए हमारे खुशलहान नात ख्वां से। नो डाउट तमाम बड़े चैनल्स पर, ग्रीन चैनल्स पर इन्हें हम देख ही रहे हैं, दीगर बड़े चैनल्स पर इतनी मसरूफियात हैं कि शायद मुश्किल है। मैं मानता हूँ दिल की गहराइयों से कि ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि तमाम चीज़ों को एक ही वक्त में समोना, लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है। और मेमन टीवी से इनका ये लगाव, मैंने पहले बताया MPhil हैं कराची यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज़ में, आला बोलते हैं तो बहुत ही खूब बोलते हैं, और पढ़ने का तो इनका अपना ही अंदाज़ है। मोहतरम जनाब असद अय्यूब साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। असद भाई बहुत शुक्रिया एक बार फिर इस नशिश के लिए ख़ास तौर पे। मैं आपका बहुत शुक्रिया, द मेमन टीवी का बहुत शुक्रिया कि आप जब भी बुलाते हैं इतने प्यारी प्यारी शख्सियात से मुलाकात का हमें शरफ़ हासिल होता है, सीखने का मौका मिलता है, और रब की रहमत है रमज़ान, रब की नेमत है। तो
ये लम्हा तो हमारे लिए बाइस सादक हैं। फिर अब बाइस माशाल्लाह मुलाकात हुई है और जो डेल्फा कैटल शो होता है उस हिसाब से जो मेहरान का नाम है, मेहरान कैटल्स का पाकिस्तान रेट बड़ा नाम है। राशिद भाई से आज मिलकर बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। और हारिस मुठानी साहब से बड़ा ताल्लुक़ है, आपने नाम दिया बेको बेको। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी इंडस्ट्री को मज़ीद बहुत बरकतें अता फरमाए। सर फिर आगाज़ हो जाए किसी बहुत ही खूबसूरत कलाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का ना बंदगी में मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है, ये सब तुम्हारा करम है, ये सब तुम्हारा करम है। के बात तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है। अमल में मेरे सास क्या है, बजना दामत के पास क्या है। सलामत तुम्हारी निस्बत है, सलामत तुम्हारी निस्बत। मेरा तो बस आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है। बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, उन्हें राजा मुनीर कहिए। जो सर है कलाम रब्बी, जो सर है कलाम रब्बी, जो सर है कलाम रब्बी। वो मेरे आका की ज़िंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है। के बात अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार फिर क्या माहौल एक बार फिर तरतीब दे दिया आपने। और आगाज़ जब इतना पुरनूर और रूह परवर हो जाए असद भाई, तो पूरी महफिल में एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक सवाल लेके हाजिर हो रहा हूँ राशिद भाई आपकी तरफ। पहले एक ज़माना था कि ये मैं वो ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं कर रहा, बहुत तेज़ी से ग्रोइंग अगर मैं कोई इंडस्ट्री देख रहा हूँ जिसने बहुत जल्द अपना एक मकाम न सिर्फ बनाया बल्कि नज़र ये आ रहा है कि इस पर बहुत काम अभी भी हो सकता है। तो पहले तो मैं अब चाहूँगा कि अपनी इंडस्ट्री के बारे में, मेहरान कैटल फार्म यकीन तौर पर एक अपना एक मुनफरिद मकाम है उसका डेयरी और कैटल की इंडस्ट्री में, लेकिन पहले मैं जनरली चाहूँगा कि कैटल और डेयरी फार्म इंडस्ट्री को आप किस अंदाज से देखते हैं और कैसे आना हुआ इस तरफ? देखिए, सबसे पहली बात तो जो इस फील्ड में आने का जो वजूहात है वो एक शौक़ है। कैटल की इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर आपको शौक़ है तो आप काम कर सकते हैं, इसको आप काम नहीं कर सकते। क्या वो समझ गया मैं। जानवरों से एक लगाव, उनकी 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 नकलो हरकत, और क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। आप ये समझो कि हम अपने बच्चों से ज़्यादा इन जानवरों से मोहब्बत कर रहे हैं। क्या बात है यार, क्या बात है। फिर बाकी अल्लाह के हाथ में है सब कुछ, कामयाबी और नाकामी देना। अच्छा,
हमारी इस फील्ड के लिए आज जो आप इतने गोल्डन वर्ड्स ले रहे हो कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, या हम आज एक मेहरान को आप अगर जानते हो, तो मैं समझता हूँ उसकी एक वाहिद वजह है डेल्फा। अच्छा, हारिस अली मिठानी की बगैर किसी मफाद से इस डेल्फा एसोसिएशन को बनाना और उसमें अनथक मेहनत करना, और उनका सिर्फ एक विजन कि बस इस इंडस्ट्री के लोगों को गवाले से हटा करना, फार्मर का तो बस ये डेल्फा बनने के बाद आप समझ लें कि हम लोगों ने जो है ना, बस बहुत हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लगा। माशाल्लाह, लोग पहचानने लगे, मेहरान कैटल को पहचानने लगे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम अप्रॉक्सीमेट कुछ 15 साल हमें हो गए इस फील्ड में, पर जो नाम हमें डेल्फा में जुड़ने के बाद और डेल्फा के बनने के बाद मिला, वो हमें इससे पहले कभी नहीं। सर, बड़ी अच्छी गुफ्तगू अभी रही है, और पहले सवाल में जो आपने बात की, इसमें एक सवाल और मेरे जहन में जन्म ले रहा है कि शौक़ की बात की आपने, कि जिसको शौक़ होता है, आपने कहा कि हमें बच्चों की तरह जो है अपने सामान की हिफाजत करनी होती है, यानी कि वो सामान जिसे हम जिंदा जावे चलता हुआ सामान, जिसे हम जानवर कहते हैं, जानदार कह लें इसको, मैं जानवर कहना थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है। क्या शौक़ होता है? मतलब एक ज़माना था पहले, तो मैं, क्योंकि आपकी हिस्ट्री बड़ा लिंक करती है कि एक शौक़ आपका जब आपका प्रोफेशन बन जाता है ना, एक पैशन जब प्रोफेशन बन जाता है, तो उसमें बंदे को बड़ा मज़ा आता है, उसमें थकन नहीं होती, लोग कहते हैं। मेरा भी इसी अंदाज़ का कोई हाल है। तो क्या एक ज़माने में कुछ और कारोबार था, फिर इस तरफ स्विचिंग हुई? कैसे राशिद सौदागर को लगा कि यार मैं एक बहुत अच्छा जानवरों का ख्याल रखने वाला और एक अच्छी प्रोडक्शन देने वाला आदमी भी बन सकता हूँ, आप और आपकी कंपनी? देखिए, इनिशियली अगर मेरे अपनी लाइफ का आगाज़ देखा जाए तो मैं गोल्ड स्मिक्स था, गोल्ड का। ग्रेट, ओहो क्या बात है। पर चूँकि ये साइड में मेरा एक शौक़ था, हम अपने घर के जानवर पाला करते थे, फिर आहिस्ता 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 शौक़ बढ़ता। मतलब आप जब कोई शौक़ होता है ना, कोई चीज़ लेने जाते हो तो वो एक नहीं लेते, वो 4 ले लेते। क्या बात। तो वो करते करते फिर प्रोफेशन बनाना पड़ा, क्योंकि जब शौक़ बहुत एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो फिर आपके पास इतने सारे हो जाते हैं कि फिर उसको संभालना और नॉलेज भी कभी अंबार हो जाता है सर। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक ऐड करूं कि मैंने एक सिंध गवर्नमेंट का एक लाइव स्टॉक का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, मैंने उसमें डिप्लोमा किया हुआ है ना। क्या बात है। तो उसका भी मतलब एक शौक़ था, वो भी सीख लिया था, तो अब अपने स्केल को बढ़ाना था। तो फिर मैंने गोल्ड को सेकेंडरी और हम कैटल फार्मिंग को इसी से रिलेटेड, फिर मैंने डेयरी का अपना काम शुरू किया, फिर फीड का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है। तो मतलब अब अपने आप को जो है ना इसी सांचे में डाल लिया, सुबह से लेकर रात तक बस यही काम। कम बेश ये इसी की जानिब सोच होती है। कैसे कितना अरसा हुआ इस स्विचिंग को, या कितना वक्त लगा कि एक गोल्ड स्मिथ या गोल्ड के कारोबार से पूरी तरह स्विच करते हुए फिर पूरी तरह अब यहाँ स्विच होने में, एक ये ट्रांसफॉर्मेशन में कितना अरसा लगा राशिद भाई? मतलब वो पता नहीं चला कि हम उसको कम करते गए और इसको बढ़ाते गए। कब लगा आपको कि अब मैं पूरी तरह कैटल फार्म में आ गया हूँ? कितना अरसा हो गया होगा मेरा ख्याल है? मुझे प्रोफेशनली तो तकरीबन कोई इस तरह अगर देखा जाए बड़े स्केल पे तो 11-12 साल। माशाल्लाह। स्टार्ट देखा जाए तो कोई आगाज़ तो शायद मुझे लगता है आपको बचपन से ही होगा, यानी कि जब से कुर्बानी के जानवर खरीदने की बात आती होगी तो राशिद सौदागर जो सबसे आगे फ्रंट लाइन पे होता होगा। फिर वालिद साहब का शौक, फिर हम मंडी गए। वही मैं कह रहा हूँ। बस वो शौक जो है ना, ये बहुत ब्लड लाइन में, मैं कहता हूँ सिर्फ मेरे नहीं, पूरी कराची की ब्लड लाइन। बहुत खूब। ये देख रहे हैं आप, देखें अब किस तरह से एक शौक़, यानी कि आप और हम सब मंडी जाने के शौकीन हैं, बल्कि अब तो बच्चा जो है ना वो कराची की मंडियों का विजिट करता है, और अब कराची में बड़ी बड़ी आलीशान मंडियाँ लगती हैं। उस शौक़ को अपने बिज़नेस में की तरफ मोड़ देना, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात भी है, और मुझे लगता है कि शायद ऐसे शौकीन लोग जो है ना वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी मवेशियों की भी और कम्युनिटी की भी और सोसाइटी की खिदमत भी कर सकते हैं। कितना स्कोप देख रहे हैं राशिद भाई इसमें, यानी कि अभी जगह है यहाँ पर इस इंडस्ट्री में, और क्योंकि आप डेल्फा से डायरेक्टली कनेक्टेड रहे, आप जो है उनके ब्रांड पार्टनर रहे, तो शायद जितनी नफ्स पे आपका हाथ है इस इंडस्ट्री की, तो यकीन तौर पे मेहरान कैटल फार्म एक मोतबर तरीन नाम भी है। कितना अभी स्पेस है इसमें काम करने का, गैप मौजूद है नए इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, स्पेस तो बहुत है,
फील्ड बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। मतलब खाली ऐसा नहीं है कि जानवर एक ले लिया उसको भेज दिया बस, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर उसमें हर किस्म की फील्ड साथ शामिल होती है। हम बाय प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, हमारी फीड इंडस्ट्री अलग बन चुकी है, फिर डेयरी का सेक्टर बहुत बड़ा है, फिर इसमें गोट फार्मिंग है और बहुत सारा अभी बहुत बड़ा बहुत स्कोप है इस काम में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि पहले जैसे मैंने कहा गवाले, गुज्जर और नागौरी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेमन भी रोका पुक्कर है और टफ टाइम देते हैं इन सबको, हालांकि वो पुराने हैं, जी तजुर्बेकार हैं, कुश्ती काम है। हम यूँ तो नहीं कहेंगे कि हमारा जो है ना फैमिली बिजनेस रहा, पर हाँ हम उनसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह सदर अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि बायर मेमन कुर्बानी का शौक़ जो मेमनों को है, मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में जो बायर है वो मेमन है। तो आपका फ्रेंड एंड फैमिली का सर्कल होता है, फिर उसमें आप देखते हो कि भाई मेमन इतना शौक़ रखता है, तो मेमनों के लिए तो बहुत बड़ा स्कोप है। क्या बात, हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी होती है, बिल्कुल होती है, शौक़ से होती है, एहतमाम के साथ होती है, बिल्कुल एहतमाम के साथ होती है और बड़ा मज़ा आता है इस काम में, सुकून है। मतलब आप दिन भर की थकन आप 2 घंटा अपने फील्ड को दे दो, ठीक है, आप यकीन करो ऐसा लगेगा कि अभी आप फ्रेश होके उठे हो और आपको कोई टेंशन नहीं है, आप बस इतना सुकून है इस काम में। एक चीज़ में ये आपकी बातों से मुझे मतलब एक जो आपकी आंखों में मैं चमक देख रहा हूँ खुद, मुझे भी ये बड़ा अच्छा लग रहा है। एक छोटा जानवर यानी कि बच्चा आपने लिया और क्या फीलिंग्स होती हैं एक ओनर की, और ख़ास तौर पे आप जैसे शौकीन लोगों की, जब इसको आप तगड़ा और तनावर जानवर बनता हुआ देखते हैं तो ये खुशी किस तरह से एक्सप्रेस होती है? वर्ड्स नहीं है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी बहुत ज़्यादा जो है ना ब्रीड पे काम हो रहा है, इंटरनेशनल ब्रीड पे हम काम कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी फील्ड के दूसरे लोग हैं, बड़े नाम हैं, जो कुछ अभी शामिल हुए हैं, कुछ पुराने हैं। तो जब एक बच्चा पैदा होता है आपके सामने और आप उसको एक अपने कद से ऊंचा देखते हो और इतना भारी भरकम देखते हो, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी खुशी होती है। तो मतलब मैंने आपको कहा ना, उसके लिए कोई वर्ड नहीं है हमारे पास। क्या बात है, बड़ा मज़ा आता है। मैंने आपको यही कहा ना कि जब आप देखते हो तो ऐसा सुकून मिलता है। सारा दिन की थका करवा ही की ताकत है, हमारी कोई ताकत नहीं है, अल्लाह की मदद है जो हमसे एक इतनी सी नन्ही सी जान को इतना बड़ा करवा देती है। वरना आजकल लोगों से बच्चे पालना मुश्किल है, अल्लाह हमसे सैकड़ों की तादाद में जानवर पलवा रहा है। ये वाकई ये, और इसमें एक बहुत बड़ा उनसर जो है नेक नियति भी है, और शायद जिस मकसद के लिए सारा काम हो रहा है, ठीक है, अल्लाह ताला ने रिस्क के ज़राए कई जगह फैला दिए, लेकिन अगर नेक नियति से आप रिस्क भी हासिल करते हैं तो वो भी इबादत बन जाता है। और इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि जानवरों से इतनी मोहब्बत शायद समटाइम हम कहते हैं, खुद ही इन्होंने भी कहा और खुद हम भी देख रहे हैं कि जिस अंदाज से हम इंसानों के साथ सलूक रखते हैं, तो जानवरों के साथ इतनी मोहब्बत, तो ये एक अच्छा ताजिर ही कर सकता है और एक अच्छा ख्याल रखने वाला अपने जानवरों की, अपनी प्रोडक्ट की। ब्रीड की बात की आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता, ये मेरे जहन में नहीं था, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि अब जिस तरह पढ़े लिखे नौजवानों का या पढ़े लिखे लोगों का, और फिर समझ के, जैसे आपने कहा कि आपने कुछ ऐसे टेक्निकल कोर्सेज भी किए जिसकी ज़रूरत पड़ सकती थी आपको, या आपको काम भी आ रहा होगा, तो कैसे देख रहे हैं कि अब रवायती अंदाज से जिस तरह से अब ये कारोबार हो रहा था, अब शायद इसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व हो गई है और कुछ नई चीज़ें, नई जिद्दत, दुनिया से आई हुई इंफॉर्मेशन जो है ना, इस पर भी काम हो रहा है? जी बिल्कुल। देखें, अब वो फार्मिंग नहीं रही कमेरो कि आप ये सोचो कि बस आपने उस एक बच्चे को ले लेना है और वही बाय प्रोडक्ट्स खिला के बड़ा कर देना, ऐसा नहीं है। हम टोटल न्यूट्रिशंस का ध्यान रखते हुए, मैक्सिमम फार्मर जो डेल्फा के अम्ब्रेला में है, वो ऑर्गेनिक का ध्यान रखते हुए, ताकि ये जितना भी मीट हम आगे, जो हमारे से आगे लोगों के पास जा रहा है, वो खाने के बाद वो सेहतियाब हो, टोटल वैक्सीनेटेड, अंडर कंट्रोल शेड्स हैं, डॉक्टर्स की टीम होती है। फिर हम पढ़े लिखे जो फार्मर्स जो अब इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, जो इंटर हुए हैं इन फार्मिंग इंडस्ट्री में, उसने बिल्कुल ही शेप चेंज कर दिया है। फिर डेल्फा का एक आखिरी ए जो है ना, वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। हाँ, क्या बात।
वो फार्मिंग जो पहले होती थी कि एक तरीके से बैठे बस दूध निकाला, घर दूध बेचा, घर चले गए, नहीं। असल डेल्फा का मकसद है कि ये इससे बाहर निकलो और अपने काम को एडवांस करो, बाई प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे काम करो, ताकि आपका खाली मकसद दूध बेचना ना हो। जैसे दुनिया जिस लेवल पे काम करी ना, इंशाल्लाह आप जो डेल्फा का विजन है, इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे जाकर कि हम बड़े से बड़े यूरोपियन कंट्रीज को हम लोग बीट कर रहे होंगे। ओह ग्रेट, इंशाल्लाह ग्रेट। ज़रूर। खारिज अली मिठानी साहब का कहना कि सिंगल कोई लालच हमें नज़र नहीं आती, सिर्फ इसके कि बस ये जो फील्ड है ना, ये इंडस्ट्री बंद है। देख रहे हैं आप कि अगर बेलोस खिदमत किसी भी जज्बे के तहत किसी भी कारोबार में किसी भी मकसद के लिए की जाए तो वो असर रखती है। और आज जो अल्फाज हारिस मिठानी साहब के लिए, डेल्फा के लिए, एक बहुत बड़े कैटल फार्मिंग का हिस्सा मेहरान कैटल एंड डेयरी फार्म अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं ना, तो ये इनकी इस शोबे के साथ अपनी सच्चाई है और इस पर बड़ी बात होनी है। मैं वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और बहुत सारे सवालात मेरे जहन में जन्म ले रहे हैं कि इस फील्ड के हवाले से जितनी भी मालूमात हो वो आप सब तक भी पहुंचा सकूं, खुद मेरी मालूमात में भी इजाफा हो सके। हमारे साथ रहिएगा, रहमत मेहमान का ये सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद और वेलकम बैक एक बार फिर रहमत है मेहमान में। और हमारे साथ मेहरान कैटल एंड डेयरी फार्म के मोहतरम राशिद सौदागर साहब मौजूद थे। बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू, खुद मेरे लिए भी ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव है और शायद हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में मैं भी किसी कैटल फार्म हाउस में आपको नज़र आ जाऊं, जितनी मालूमात मुझे आज राशिद सौदागर साहब से मिल रही है। राशिद भाई, एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार आ रहा है कि
सिंध और पंजाब के जो रूरल एरियाज़ जो थे, यकीनी तौर पर ये फार्मिंग के लिए बड़े आइडियल समझे जाते थे, और अब कराची के जो रिमोट एरियाज़ हैं उस पर एक बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस जैसे आपके भी हैं, और भी बहुत सारे हमारे साथी डेल्फा के बहुत सारे मेम्बरान जो हैं उन्होंने बड़े बड़ी जगह एक्वायर की है। कैसे देखते हैं, पहले मैं सिंध और पंजाब का अगर तकाबुली जायज़ा देखूं तो इसको आप किस तरह से बाइफिकेट करते हैं क्वालिटी में, और नो डाउट कि इनकी जो निगहदाश्त है जानवरों की उसमें? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अभी भी पंजाब जो है ब्रीड के मामले में, नस्ल के मामले में हमसे आगे, क्योंकि बहुत अरसा पंजाब के रूरल एरियाज़ के लोगों ने इसमें, क्योंकि उनका ज़रिया माशी है, देखो जी, ठीक है। अच्छा, उस जानवरों को, नस्ल को पैदा करने में वो ज़रूर आ गए, पर उनको पालने में कराची वालों से आगे कोई पे। ओह ग्रेट, ठीक है। उस जानवर की नस्ल की आप ये कहें कि कदर की जाए कि वो कैसे पलेगा, उसको कितना हम उसके अंदर पोटेंशियल है कि उसका मीट जो है हम एक 20 किलो का या 15 किलो का बच्चा लेकर हम 20 मन तक ले जाएं उसको, तो वो पोटेंशियल जो है कराची वालों को कोई बीट नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी मैं सिर्फ पाकिस्तान की सतह पे नहीं, मैं इंटरनेशनल भी कहूँगा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह में इंटरनेशनली डॉक्टर्स आते हैं, वो हमारे फार्म को विज़िट करते हैं, वो बड़े शॉक्ड होते हैं हमारी ग्रोथ को लेकर। क्या बात है कि इतनी ग्रोथ आप लोग पैदा कर सकते हो, तो आप लोग, जैसे कि एक्सपोर्ट भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह होता है, जी जी, दुनिया में अब हम बड़े अच्छे नाम हैं हमारे एक्सपोर्ट पे, तो हमारे पास पोटेंशियल कराची के पास बहुत आगे हैं। पूरे पंजाब ले लो, सिंध ले लो, पूरा पाकिस्तान ले लो। अब इंशाल्लाह जिस लाइन पे हम डेल्फा के साथ चल पड़े, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कराची ब्रीड के मामले पे भी जो है ना सबसे आगे है। ब्रीड के मामले में भी सबसे आगे निकले कराची। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि आज कराची में मैं उस इंडस्ट्री की या उस शोबे की बात कर रहा हूँ जो शायद हम मेला मवेशियाँ देखा करते थे बहुत सारे हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर, और अभी रिसेंटली भी एक हुआ, हम वो उन चीज़ों को आज हम कराची में, और कराची में तालीमी याफ्ता तबका जो है वो इस पर काम कर रहा है। ये अमेजिंग मेरे लिए सारी नोटिसेबल गुफ्तगू है जो आज मैं करने जा रहा हूँ। आपने जिक्र किया एक्सपोर्ट, दुनिया में बड़े बड़े ममालिक की बड़ी एक्सपोर्ट, मीट एंड बीफ एक्सपोर्ट जो है ना ये, और बड़े कदर की निगाह से देखे जाते हैं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और उसमें मज़ीद कितना स्कोप है? मैं डेयरी पे भी आऊँगा, लेकिन पहले हम ज़रा इसकी बात कर लें। देखिए, एक्सपोर्ट तो दुनिया चाहती है कि हम सिर्फ पाकिस्तान से मीट लें, राइट। चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, हम सिर्फ इस वक्त हमारी पैदावार सलाहियत जो है ना हमें सबको मिलकर बढ़ानी पड़ेगी। नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप इन्फ्लेशन देख रहे हो मीट रेट्स पे, जो ये महंगा हो गया, दूध गोश्त जो 1500 रुपये किलो मेरे ख्याल से हो गया है, तो ये जो रेट है ना ये एक्सपोर्ट की वजह से। तो हमें, क्योंकि दुनिया हमसे मांग रही है, पूरा मिडिल ईस्ट चाहता है कि सिर्फ पाकिस्तान से मीट लें, हम पूरा नहीं कर पाते। चाइना चाहता है पाकिस्तान से लें, हम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ MOU साइन हुए हैं हमारी गवर्नमेंट सतह पर चाइना से भी, और कुछ नए नाम इंशाल्लाह आप आगे सुनोगे। तो हमें चाहिए कि हमारे हर फार्मर को कुछ ना कुछ जो है ना अपने एक्सपोर्ट के लिए जानवर रखें, उसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। लोग दीवाने हैं पाकिस्तानी मीट। क्या बात है। आप कभी इंटरनेशनली आप विज़िट ज़रूर आपने किया होगा, आप देखें कि पाकिस्तानी मीट वहाँ के मार्ट्स पे सबसे ऊपर रेट पे होता है। चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे आप चाइना चले जाओ, मिडिल ईस्ट, आप किसी भी मिडिल ईस्ट की आप कंट्री पे चले जाओ, वहाँ पाकिस्तानी मीट की रेट जो है वो सारी दुनिया की रेट से सबसे ऊपर होगा। खुशी की बात, क्वालिटी दे रहा है, समझ रहा हूँ मैं। अच्छा, इन जानवरों की ब्रीडिंग के अलावा इनकी ग़िज़ा, क्या ये तमाम लोकली अकोमोडेट हो जाती है या इसके लिए हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है उनको फरबा बनाने के लिए, उनको मज़ीद ताकत बख्शने के लिए और मोडालिटी रेट को कम करने के लिए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मोडालिटी रेट तो हमारा बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। पहले की निस्बत देखा जाए तो हम अगर आज से 10 साल पहले भी चले जाए तो उसकी निस्बत आज हम लोग बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज पर हैं, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट की भी काविश है, गवर्नमेंट की भी कुछ मेहनत है जिसमें हमें वैक्सीनेशन वो बहुत अच्छी दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि फिर मैं वंस अगेन डेल्फा की तारीफ नहीं करूँगा, बस ये कहूँगा कि डेल्फा का बोलना मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैं आज अपने आप को जिस लेवल पे देखता हूँ ना,
वो डेल्फा का मून शाइन कहते हैं कि वो उसकी सबब है, इसकी वजह से सब जिंदा मिसाल कह सकता हूँ कि आपको डेल्फा से इतने इंस्पायर हैं आपके वजह सिर्फ नहीं हमारी पूरी फील्ड माशाल्लाह जो चाहे वो इस वक्त डेल्फा का पार्ट ना भी हो, वो चाहता है कि हम किसी भी तरह डेल्फा का हिस्सा बने और उसके सेमिनार्स। अच्छा, डेल्फा का एक काम और भी है कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन पहुंचाती है फार्मर्स को सिंध गवर्नमेंट से लेकर। क्या आज से पहले कभी नहीं हुआ मेरी लाइफ में, मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, हम लोग तक रसाई थी क्योंकि मैंने एक एजुकेशन हासिल की है गवर्नमेंट से, तो हमारी फार्म की रसाई थी उस वक्त तक, तो हमें मिल जाया करती थी, पर हमारे आसपास के फार्मर्स को नहीं मिलती थी। वो इवन कि वो एक्सपायर हो जाती थी। ओहो, हमने देखा है वो मार्केट में बिकती थी। नॉट फॉर सेल्स इन गवर्नमेंट की स्टैम्प पर डेल्फा की कोशिशों के बाद आज हमारे हाईवे के हर फार्मर्स को, बल्कि सुरजानी देख लें या बैंस कॉलोनी के कुछ फार्मर्स हैं, उनको डेल्फा उसके फार्म तक पहुंचाती है। क्या बात, वैक्सीनेशन सारी पहुंचाती है। और ये हमारा बहुत बड़ा खर्चा था। जो हम इम्पोर्टेड वैक्सीन इस्तेमाल करते थे उसके कुछ ये मसाइल थे कि हम फ्रांस की वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रांस का एटमॉस्फेयर, उसका वेदर अलग है, डिफरेंट है बिल्कुल। उसके ऊपर जो डिजीज़ आते हैं वो डिफरेंट है, उस पर जो सारी की सारी रिसर्च है वो डिफरेंट है। वो हम खरीदते थे, हमारे जानवर को लगाते थे, वो इफेक्टेड होती थी, कभी नहीं भी होती थी। अब ये जो वैक्सीन जो हमारी सिंध गवर्नमेंट बनाती है उसमें बाकायदा, जैसे भी फुट एंड माउथ डिजीज़ बहुत ज़्यादा दिन थे, उसमें सिंध 08 की एक नई रिसर्च की नई जो हमारी डिजीज़ आई उस पर रिसर्च होके वो बनी, वो डेल्फा के थ्रू पहुंची और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए। ठीक है, अल्लाह की ज़ात है शफा देने वाली, पर जरिया डेल्फा। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ये रिसर्च वर्क भी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो बीमारियां आप अपने इर्द गिर्द पा रहे हैं अपने जानवरों के अंदर, वो दुनिया नहीं देख सकती। कि लंपी स्किन डिजीज़ थी जो आज से 3 साल पहले आई, जो कि अफ्रीका से आई थी बीमारी, हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में पहुंची वो। फिर ये हुआ कि उसकी बीमारी ने बहुत नुकसान पहुंचाया, तबाही मचाई हमारी इस इंडस्ट्री में। अल्हम्दुलिल्लाह आज डेल्फा ये वैक्सीन भी हमारी वेदर को रिलेट करते हुए उसने सिंध गवर्नमेंट के साथ ये वैक्सीन बनाने के बाद हमारे फार्म से पहुंचाई। अब यकीन करो कि वो एक वैक्सीन की बोतल जो 10 जानवर को लगती थी वो 80-80 हज़ार रुपये की खरीदी है। ओहो, और आज वो हमें फ्री मिल रही है। क्या बात है, यानी 8,000 फी जानवर पे जो हमारा खर्चा था, आप अप्रॉक्सीमेट एक लगाओ कि मेरे जैसा फार्मर जो 500 जानवर का इन आउट करता है, ओके, आप कैलकुलेट करो कि मेरे कितने लाख रुपए बच गए। क्या बात है, और हम भी एक बीमारी से भी बच गए। तो ये सारे काम जिस तरीके से अब हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह मोर्टेलिटी इसकी वजह से हमारी अप्रॉक्सीमेट 1% भी नहीं रही है, बीमारी भी नहीं रही, गोश्त भी लोगों को अच्छा मिल रहा है। तो यही वजह है कि अब डेल्फा में बार-बार कि इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। सरकार की आपने बात की, गवर्नमेंट की सपोर्ट किसी भी शोबे में अगर गवर्नमेंट का हाथ रहे, क्योंकि ये रूरल से अब मैं कह रहा हूँ अर्बन की तरफ ये सिलसिला मूव हो रहा है। अब जदीद तरीक़ों से नौजवान तालीम याफ्ता तबके के हाथ में ये जब ये शोबा आ रहा है, तो आप समझते हैं कि हुकूमत को भी इस पर मज़ीद जो कुछ हो रहा है इससे मज़ीद आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर उसको सपोर्ट करना होगा। इसमें जो स्कोप है उसको किस तरह से हम कैप्चर कर सकते हैं, दुनिया में जो खला है उसको कैसे पुर कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का काम तो बहुत ज़्यादा कम है हमारे लिए, क्योंकि ना होने के बराबर है। अब जो हमारे जो मिनिस्टर आए हुए हैं, जो हमारे साथ मिले हैं, माशाल्लाह, डेल्फा के आपने देखा होगा फिर जो हमारा एग्जीबिशन हुआ जी, उसमें वो आए, उन्होंने इंटरेस्ट लिया, उन्होंने अपना एक और सिंध लाइव स्टॉक वालों ने वहाँ पर अपना भी एक स्टॉल लगाया था, बीपिन बनाया था, उधर स्टॉल पूरा बना था, डॉक्टर्स की टीम थी, उनकी रिसर्च देखी जाए तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट का काम और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और नज़र भी आ रहा है कि होगा इंशाल्लाह। अब देखें आगे क्या होता है। फिर अब लास्ट बट फाइनल मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम को हम रैप करें। एलाइड इंडस्ट्रीज़ भी बड़ी वाबस्ता हैं आपके साथ। आपने कहा कि अब
अब जो है इसका चारा भी बन रहा है, अब इसके और इसकी फीड्स बन के भी जो है आपका इस सारे मामले को आप लोग कैसे हैंडल करें? क्या ये भी एक अलग इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा बनने चली जा रही है? जिस लेवल का यहाँ पर काम आपके कैटल फार्म्स कर रहे हैं, डेफिनेटली इससे एलाइड इंडस्ट्रीज़ को भी बड़ा फ़ायदा पहुँचना शुरू होगा। जी बिल्कुल हो रहा है, और एलाइड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लाखों की तादाद में जानवर हैं, उनके खाने पीने का निज़ाम। अच्छा, एक दाल जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो एक इंसानों के लिए बनती है, उसकी जो वेस्टेजेस होती हैं वो जानवरों में बिकती है, से जानवरों के काम आती है। फिर जो हमारा गंदम से जो वो कहें, तूड़ी कहें, जो आम आदमी तिनका कहता है, जी खुश, वो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। रोड ग्रास जो हमारे यहाँ पे वो बहुत एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैंने आपको कहा ना कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर इस फील्ड पे लोग काम करना चाहें सही तरह, तो एक आदमी पूरी तरह की सारी फील्ड पे नहीं काम कर सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मीट पर बड़ी बड़ी बात हुई। एक बात में साथ में डेयरी की तरफ भी, क्योंकि डेयरी से भी आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है। डेयरी फार्मिंग में कहा जाता है कि ये पैक दूध और खुला दूध ये सब मिला के देखा, अब भी दुनिया में भी इतनी डिमांड है इसकी कि शायद हम इसका कुछ % ही शायद काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि इस पर भी मज़ीद इस पर भी जदीद तकाज़ों को सामने लाना होगा? सर देखें, बिल्कुल लाना होगा हमें। एक तो ये कि डेयरी का ये जो निज़ाम कहा जाता है टेट्रा पैक, जी अच्छा, हमने तो बचपन से ताज़ा दूध पिया है। रिवाज भी जो है ना, हमारे सारे सर्कल में ज़्यादातर ताज़े दूध को ही पसंद किया जाता है। अच्छा, दूध ज़रूर मदर होता अगर उसको ऐसे ही रखा जाता और पी लिया जाता। दूध में जो टेट्रा पैक की निस्बत अगर मैं कंपीट करूं, ये तो टेट्रा पैक में जितना दूध वो बेचते हैं ना, इतनी उनके पास पैदावार नहीं। हमारा जो दूध का एक आम दुकानदार है, हम घर लाते हैं, उसको बॉईल करते हैं, उसमें से 10 चीज़ें बन जाती हैं। ये बिल्कुल सही, और दूध बहुत सेहतमंद है ये वाला। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो फार्मर्स की कुछ हैं कि आप जो इंजेक्शन इस्तेमाल हैं आप उससे थोड़ा सा अवॉइड करो। काऊ मिल्क की तरफ थोड़ा सा आए, क्योंकि बुफेलो मिल्किंग जो है ना, वो कभी भी मिल्किंग के लिए नहीं है, ड्रिंकिंग के लिए नहीं। ग्रेट, उससे आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और काऊ मिल्क जो है ना, बहुत अच्छा है, उसमें कैल्शियम रेशो अच्छा है, उसमें फैट रेशो कम है, वो फ़ायदेमंद है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। इंसानी जिस्म के लिए बड़ा फायदेमंद है वो हर वो चीज़ें जो उनको जितनी भी न्यूट्रिशन चाहिए, अमूमन बहुत रिच कैल्शियम है उसके अंदर। तो पूप दूध पीना चाहिए और ताज़ा पीना चाहिए, और ख़ास तौर पे हमारी जो फीमेल्स हैं, जो बच्चियां हैं, जी बिल्कुल, उनको ये कंपलसरी करना चाहिए दूध का इस्तेमाल। अच्छा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी फील्ड, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये फ़ायदेमंद। देखो, तो जब मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम रेट से बाहर निकले, वैल्यू एडिट्स पे आए, हर सनी मिठानी में जब शुरू में जब एक एसोसिएशन के साथ जुड़े थे, वो हम भी साथ थे, जी। तो जब हमने उनका नरेशन देखा, जब हमने देखा कि उनका सिर्फ काम क्या है कि जाओ दूध की रेट बढ़ाओ, कमिश्नर के साथ बैठो, दूध की रेट महंगा करो, और है ना बस अपना धंधा चला। तो जो डेल्फा अलग हुई, जो डेल्फा फिर वजूद में आई, उसकी सबसे बेसिक वजह जो पहले थी वो डेयरी थी। क्या बात। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा है, देखिए आपका डेल्फा का पहला काम ये था कि हमें दूध की रेट बढ़ाने नहीं है। डेल्फा का पहला काम में ही आपने कहा ना, ये डेल्फा का जो डी है वह है डेयरी है। सही, क्या बात है, ठीक है ना। अच्छा, दूध की रेट हमें नहीं बढ़ाने, हम तो कहते हैं और कम करके, ठीक है। अच्छा, क्रीम के लेवल के हिसाब से दूध का रेट कर दो। जो कि हमारे यहाँ के बड़े ओहदेदार हैं वो भी इस बात को मानते हैं, पर वो मजबूर हैं। अब सो कॉल्ड आप कहें जो ये जी बिल्कुल, ये हर जगह यही सिलसिला है कि दूध की रसाई आवाम तक आसान पहुँचाओ, आसान कर दो। जो दूध दुकानदारों से आम इंसान को मिलता है, उस लेवल को आप बना दो कि अगर दूध आप इतनी हाई अगर क्रीम का लेते हो तो इस का रेट ये होना चाहिए, अगर आप लो फैट लेते हो तो इसका रेट ये होना चाहिए। तो हमारा जो असल जो काम है ना, वो यही है कि डेयरी में दूध के रेट्स नहीं हम कहते बढ़ाओ, हम कहते हैं उसको क्वालिटी मेंटेन कर लो, ताकि रेट भी कम हो जाए और
आवाम के लिए आसान हो जाए दूध को पीना। क्या बात है, क्या बात है। देखिए अपनी अपनी ट्रेड से वाबस्ता लोगों को ये गाइडेंस देना कि हमें आवाम तक एक अच्छी प्रोडक्ट एक इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर जो इनकी रीच के अंदर हो। बड़ी महंगाई का दौर है, कैसे मुमकिन हो सकता है। ये सोच भी हमारे लोग जब हमारे ताजिर रखेंगे तो भी होप्स हो कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनका हाथ पकड़ेगा। और शायद यही वजह है कि कैटल और फार्म और डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री जो है वो तेज़ी से ग्रो कर रही है। और हमारी दुआएं हैं कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने के तुफैल जो है इनकी इंडस्ट्री को पर लगें, चार चांद लगें। सर आखिर में मैसेज मैं लेना चाहूँगा, जिस अंदाज से आप हमारे स्टूडियो का हिस्सा हैं, द मेमन टीवी HD और अली गोडिल एक आपके साथ डेल्फा में भी बड़े कनेक्टेड रहे और आप क्योंकि आप तो ब्रांड पार्टनर भी रहे तो आप बखूबी जानते हैं किस अंदाज में द मेमन टीवी ने काम किया। तो कैसे देखते हैं हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन को और ओवरऑल कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए द मेमन टीवी की काविश है? देखिए मेमन टीवी का तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि दुनिया जानती है और बड़े शौक़ से देखा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेमन टीवी का चैनल पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं वो देखते हैं, शौक़ से देखते हैं माशाल्लाह। और वो पसंद करते हैं कि हाँ यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आया जिसमें मेमनों की काविशों को बताया जा रहा है। क्या बात। इससे पहले तो हम इतना काम करने के बाद भी ना हम कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, ऐसा ही था। ठीक है, अब बहुत अच्छा काम किया अली गोडेल साहब ने। भाई गए उनको कैसा बताइए, बिल्कुल इतनी मोहब्बत करते हैं सबके साथ। अच्छा, मेरा ताल्लुक़ कोई बहुत पुराना नहीं है, डेल्फा के जो हमने अभी शो हुआ उससे थोड़ा ताल्लुक़ बना मेमन टीवी से। और अली गोडेल पहली भाई से अभी थोड़ी देर बैठ के पहले जो प्रोग्राम से पहले मैंने काफ़ी देर बातचीत हुई तो मैंने देखा कि डाउन टू अर्थ है बहुत। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके ये लोगों की बातें सुनी मैंने कहा लगता है ये बंदा बहुत नाइस है, मिलना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे मुझे कुछ बातें आपको बताने का मौका मिला। जज़ाकल्लाह। फिर हारिस अली मिठानी का भी थैंक्स कि उन्होंने भी मुझे कहा नहीं राशिद भाई जाएँ, आप जाएँ, बस जाएँ उधर जाके बैठें। और आप अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जिस तरह से आपने सवालात किए, जिस तरह आपने हमें मतलब हमारी जो चीज़ें थी, जो ज़रूरी चीज़ों को आपने उजागर किया इसकी वजह से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और इसी तरीके से इंशाल्लाह हम सिलसिला जारी रखेंगे। मैं आपको कहूँगा कि अब ईद का सीज़न आ रहा है, जी विज़िट करें। बिल्कुल इंशाल्लाह मेमन टीवी, बिल्कुल मेमन टीवी की तरफ से हम ज़रूर आपकी तरफ हाजिर होंगे और आपके मेहमान बनेंगे। आज आप हमारे मेहमान हैं, हम आपके मेहमान बनेंगे और इंशाल्लाह दुनिया को बताएंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है किसी भी फील्ड के अंदर। बड़ी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू रही है, लेकिन अब प्रोग्राम को अपने इख्तिताम तक ले जाना है। और हज़रत अब आपकी बारी है और मैं चाहूँगा कि एक बार फिर किसी ऐसे कलाम से इख्तिताम हो जिस अंदाज से आगाज़ हुआ था। नाज़रीन किराम, इस कलाम के बाद हम भी आपसे इजाज़त चाहेंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिल में, सजाता था सरकार की महफिल। मुझको हर से रज़ामंदी कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह। लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा है हम पर नबी की अता। दोस्तों और मौला से मांगूं मैं क्या, दोस्तों और मौला से मांगूं मैं क्या। क्या ये कम है मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का
करम की है सरकार ने, दोनों आलम में उनको गनी कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे आया। मुझ पे नानियाज़ी करम हो गया। दुनिया कहने लगी पंजे तंगा गादा। इस घराने जब से मैं नौकर हुआ। इस घराने जब से मैं नौकर हुआ। सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान। रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान।